सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाठक, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से अपने सभी विशिष्ट वक्ताओं का स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगी और स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। हमारे विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाता इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं। हमारे विश्वविद्यालय के सभी मोस्टली ज्यादातर अध्यापक जो हैं यहाँ दिख रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक लाइव में भी बहुत सारे श्रोता आज के कार्यक्रम को सुनेंगे। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी रहे श्री राजेंद्र शर्मा जी, रामभुवन कुशवाहा जी और उसको आकार देने में अपना योगदान देने वाले श्री मनोज श्रीवास्तव जी और पत्रकार के रूप में जो इस विकास यात्रा के साक्षी और दृष्टा रहे हैं ऐसे श्री विजय तिवारी जी, जिन्होंने विकास को पिछले 30 साल देखा है। लेकिन राजेंद्र शर्मा जी और कुशवाहा जी तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के उद्भव काल से ही पत्रकारिता कर रहे हैं। जब 1956 से पूर्व से ही वो पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और इसी प्रकार से मनोज श्रीवास्तव जी का जो नेतृत्व है, प्रशासनिक नेतृत्व है, इस प्रदेश को लगभग 30-35 साल प्राप्त हुआ है। तो मैं इन सभी का स्वागत करते हुए माननीय कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे अतिथियों का स्वागत करें एवं अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी से भी अवगत कराएं। माननीय प्रोफेसर आशा शुक्ला जी। सभी को प्रणाम। सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रदेश मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर हमारे विश्वविद्यालय की ओर से हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। अभी जब हम सब अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे तो कुछ बातें ये विश्वविद्यालय जब संस्थान काल में था उसको लेकर सामने आई। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ अपने इस विश्वविद्यालय की ओर से प्रणाम निवेदित करते हुए इसकी विकास गाथा को आप सबसे थोड़ा साझा करना चाहूंगी। ये बात मैं आगे विस्तार दूं उसके पूर्व आज के स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित मध्य प्रदेश की विकास गाथा पर लक्षित ये विशेष वेबिनार, जिसमें सम्मानीय बड़े भाई श्री राजेंद्र शर्मा जी, जो राष्ट्र के प्रखर पत्रकार हैं और प्रधान संपादक हैं स्वदेश समाचार पत्र समूह भोपाल के, उनका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। सम्मानीय भाई श्री रामभुवन सिंह कुशवाहा जी, वरिष्ठ पत्रकार और विवेकानंद केंद्र के प्रांत सह संचालक, हिंदी भवन और भोपाल में कार्य करते हुए आप दोनों का स्नेह, आशीर्वाद और कार्य करने से बहुत कुछ अनजाने में सीखा, देखती रही हूं। आज के विशिष्ट वक्ता माननीय श्री मनोज श्रीवास्तव जी, जो पूर्व अपर मुख्य सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन के, सरस्वती जिनकी वाणी पे विराजित रहती है और जिन्होंने साहित्य, संस्कृति, कला, अध्यात्म के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। इस विश्वविद्यालय के शुरुआती दौर से जब ये संस्थान था, आपकी गंभीर प्रशासनिक भूमिकाएं रही हैं। सम्मानीय प्रिय भाई श्री विजय मनोहर तिवारी, पत्रकारिता क्षेत्र के
एक ऐसे विशेषज्ञ जो वर्तमान में सूचना आयुक्त भी हैं, भारत भवन से भी सीधे संबद्ध हैं और अपनी निष्पक्ष लेखनी के माध्यम से जिनकी पूरे देश में एक अलग पहचान है, और इन सब को आज यहाँ लाने में विश्वविद्यालय परिवार डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी हमारे विश्वविद्यालय में जो नेक और मीडिया परामर्शी हैं, पत्रकार हैं, आप सबका मैं अपने समस्त संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, अधिकारियों, कर्मचारियों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों की ओर से हाथ जोड़ के स्वागत करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम हमारे यशस्वी माननीय कुलाधिपति श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री जो यहाँ से स्थानीय विधायक रही हैं और वर्तमान में माननीय मंत्री हैं, माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय सुश्री मीना सिंह मांडवे जी, आपके मार्गदर्शन और आपके संरक्षण में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हो रहा है। मैं सबसे पहले दो शब्द अपने विश्वविद्यालय के बारे में कहना चाहूंगी। जैसा कि सब जानते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय पहले संस्थान था। संस्थान की यात्रा का स्वरूप अलग था। 2015 में शासन ने इसको शासकीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया और ये देश का एकमात्र शासकीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है। बाबा साहब की जन्मस्थली महू में और उन्हीं के नाम पर संस्थापित ये विश्वविद्यालय अपने उन्हीं दायित्व बोधों को जीता है जिसकी अपेक्षा पूरा समाज और अंबेडकर का दर्शन हम सबसे करता है। आज इस विश्वविद्यालय में 11 अध्ययनशालाएं हैं और उनके अंतर्गत लगभग 40 विभाग हैं, जिनके अंतर्गत लगभग 150 पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जा रहा है। एक निदेशालय है जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोध परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मैं जिक्र करना चाहूंगी, पूरे देश में कुछ ही विश्वविद्यालयों को आवंटित स्ट्राइड परियोजना का और कुछ ही विश्वविद्यालयों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त माइनर और रिसर्च प्रोजेक्ट्स का जो इस विश्वविद्यालय को प्राप्त है। तो ये बताते हैं कि विश्वविद्यालय शोध के क्षेत्र में किस तरीके के नवाचार और अनुसंधान कर रहा है। हम लोगों ने कोशिश की कि हम ऐसे संस्थानों को अपने से संबद्ध करें जो राष्ट्र की सेवा करते हैं, और राष्ट्र की सेवा करने वाले संस्थानों में अगर हम सामाजिक सेंसिटाइजेशन या सामाजिक दायित्व बोध बढ़ा सकें तो मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय की सार्थकता होगी। आर्मी वॉर कॉलेज महू, इन्फेंट्री स्कूल महू, मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी, ये ऐसी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो लोग राष्ट्र के लिए अहरनिश प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी के डीएसपी, इंस्पेक्टर ऑफ सब इंस्पेक्टर जो मध्य प्रदेश पीएससी से भर्ती होते हैं, वो एमए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की हमारे यहाँ की पीजी डिग्री के स्वतः विद्यार्थी हो जाते हैं। ये नवाचार राष्ट्रीय स्तर का है। इन्फेंट्री स्कूल, आर्मी वॉर कॉलेज में इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। लगभग 2,500-3 हजार अधिकारी कर्मचारी इन संस्थानों के इस विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को पढ़ रहे हैं, यहाँ प्रवेश ले रहे हैं, यहाँ से डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय शिक्षण मंडल के साथ हमारा जो एमओयू है, हम लोगों ने उसको जीवंत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को के इम्प्लीमेंटेशन के रोड मैप में हम लोग लगातार 50 कार्यक्रम कर रहे हैं, जो प्रत्येक बृहस्पतिवार 11:30 से 1:30 बजे होता है, और जिसकी समस्त विस्तृत रिपोर्ट और पुस्तकें नीति आयोग
राजभवन राज्य शासन भेजी जाती है। आजादी का अमृत महोत्सव हम 75 कार्यक्रम कर रहे हैं और ये 75 कार्यक्रमों के करने के 2 उद्देश्य हैं। हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे शोधार्थियों, विद्यार्थियों को, देश के युवाओं को अपने वास्तविक इतिहास का जो अनछुआ है, छिपा हुआ है, जिसका प्रॉपर दस्तावेजीकरण नहीं हुआ, इस कारण जानकारी मिलनी चाहिए कि राष्ट्र को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है उसमें लोगों ने अपने निजी हितों को छोड़ा है, अपने परिवार के सुखों को त्याग किया है। ये स्वतंत्रता हमको आसानी से नहीं प्राप्त हुई। हम लगभग 51 गांव में काम कर रहे हैं। उन गांव में जो हमारा काम है वहां पे हमें साक्षरता को लाना, उनकी समस्याओं के निदान को करना और इसके लिए एक बड़े व्यापक स्तर का रोड मैप आत्मनिर्भर भारत अभियान और स्ट्राइड प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम संचालित कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों ने एक एक वृक्ष को गोद लिया हुआ है, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी है। प्लास्टिक फ्री जोन है। ये इस विश्वविद्यालय की विकास यात्रा की कड़ी में अभी हम लोगों ने लगभग 6-7 सामाजिक विज्ञान केंद्रों को भी स्थापित किया है। इस समय ये विश्वविद्यालय अपनी अकादमिक प्रगटीकरण के कारण राष्ट्रीय रडार पर जीवंत है। कोई भी अगर आप देखें, कहीं पे भी आप खोजें तो आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अकादमिक नवाचारों का बहुत ही सम्मानपूर्ण प्रस्तुति प्राप्त होगी। इसी में हम लोगों ने 9 मानद चेयर बनाई। आज जब पूंजीवाद का दौर है, हमारे साथ ऐसे 9 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान कार्य करने के लिए प्रस्तुत हुए जिन्होंने 1 रुपए भी वेतन लेना स्वीकार नहीं किया। मुझे लगता है कि जब आप सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ प्रस्तुत होते हैं तो समाज उसको गहराई से देखता है और जब देखता है तो फिर वो आपके साथ खड़े होने का तय होता है। मैं निजी तौर पर बहुत गहराई से महसूस करती हूँ कि इस विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग है। ये सामाजिक जिम्मेदारियों को जीता है, उनको बढ़ाता है और उसके साथ लोगों को जोड़ता है। हमारी ये मानद चेयर में जुड़ा हुआ काम उसी का पैमाना है। मुझे गौरव और गर्व है कि हम लोग मध्य प्रदेश में हैं। अब हाल में मैंने कोशिश की, आप सब जानते हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन और वीमेन एम्पावरमेंट इन क्षेत्रों में कुछ काम करने की मैं कोशिश करती हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि राजभवन की इच्छा पर राज्य शासन ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और महिला सशक्तिकरण को समस्त विश्वविद्यालयों के प्रथम वर्ष के अंडर ग्रेजुएट लेवल के पाठ्यक्रमों में इसको रखा गया ताकि हमारे विद्यार्थियों में वो जेंडर संवेदनशीलता आ जाए और क्राइम अगेंस्ट वीमेन या क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी के मामले को हम इस संवेदनशीलता से थोड़ा कम कर सकें और धीरे धीरे इसको तिरोहित कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला यह प्रथम प्रदेश है। हमारे प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड, ये सोयाबीन स्टेट है, ये स्मार्ट सिटी है, स्वच्छता अभियान, मैं स्वयं एक समाचार पत्र की स्वच्छता अभियान की से जुड़ी रही हूं और ऐसे तमाम कार्य इस प्रदेश में होते हैं। साहित्य, संस्कृति, आध्यात्म के साथ साथ रिश्तों की जीवंतता और मानवीयता को जीने वाला हमारा प्रदेश है। आज उसका स्थापना दिवस है। हम पूरे उत्साह के साथ, जगमग ब्राउज के साथ आज हमने अपनी भवनों पर रोशनी करवाई है, इसलिए क्योंकि आज हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस है। हमें उसको उतने ही उल्लास के साथ जीना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। इसकी विकास गाथा के बारे में आप जैसे विशेषज्ञों का, विद्वानों का बहुत योगदान है, बहुत सारे लोगों का योगदान है। जब मैं आजादी के अमृत महोत्सव पे बात कर रही थी तो ऐसे कई विशिष्ट विद्वान मिले जिनके बारे में इतिहास में कोई दस्तावेजीकरण नहीं है और जो मध्य प्रदेश से हैं, उनके बारे में बात हो रही। अभी भाई रघुनंदन शर्मा जी ने उनके बारे में बात की थी और ये सारा लिखा जा रहा है, इसकी किताबें आ रही हैं। मैं बहुत विनम्रता के ऊपर के साथ विश्वविद्यालय परिवार की ओर से भाई राजेंद्र शर्मा जी, भाई राम भुवन सिंह कुशवाहा जी, भाई
मनोज श्रीवास्तव जी और भाई विजय तिवारी जी का पुनः स्वागत करती हूँ और आगे की कार्यवाही के लिए डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। आदरणीय GD अग्रवाल भाई साहब भी जुड़ गए हैं, आपका भी प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदया, आपने अवगत कराया कि सामाजिक विज्ञान का ये विशिष्ट विश्वविद्यालय किस प्रकार से कार्य कर रहा है, वो किस प्रकार से विकास, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश बनने से पूर्व सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी जो विश्वविद्यालय थी सागर विश्वविद्यालय था, जो दानवीर सर हरि सिंह गौर ने स्थापित किया था। और उसी विश्वविद्यालय के बाद धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ। विक्रम यूनिवर्सिटी बनी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय बना, रविशंकर यूनिवर्सिटी बनी और विश्वविद्यालयों के विकास के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा विकास मध्य प्रदेश ने किया है। पंडित श्री रविशंकर शुक्ल से लेके हमारे आज के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान तक हम देखते हैं कि शिक्षा के विविध आयामों को स्पर्श करता हुआ मध्य प्रदेश का जो विकास है उसने देश में एक विशिष्ट पहचान को स्थापित किया है। ये बात निश्चित है कि अभी और भी संभावनाएं जो हैं इस प्रदेश के पास हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, जिसका उल्लेख जो है माननीय कुलपति महोदय ने किया है, उससे ऐसा लगता है कि कुछ और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां जो हैं आने वाले समय में मध्य प्रदेश को प्राप्त होने वाली हैं। मैं राष्ट्रवादी पत्रकारिता के शीर्षस्थ जो मध्य प्रदेश में विगत 40-50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, या मुझे लगता है शायद उससे भी ज्यादा समय हो गया होगा, जो स्वदेश और युग धर्म की पत्रकारिता के साथ प्रदेश के बहुत सारे समाचार पत्रों में जिन्होंने काम किया, बहुत सारी पुस्तकों का उनके नाम के रूप में वो एक हस्ताक्षर हैं। ऐसे श्री राम मोहन सिंह जी कुशवाहा को मैं आमंत्रित करता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को जिस प्रकार से देखा है वो उसको यहाँ प्रस्तुत करेंगे। मुझे लगता है आपका वक्तव्य हम सब लोगों को न केवल एक इतिहास को देखने की दृष्टि देगा, साथ साथ भविष्य की संभावनाओं को भी आकलित करने की एक समझ को विकसित करेगा। माननीय श्री राम मोहन सिंह जी कुशवाहा। आदरणीय प्रतिभागीगण, सबका सादर प्रणाम करता हूं और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय पाठक जी ने मेरा परिचय देते हुए बहुत कुछ कह दिया जो सत्य नहीं है। मेरे आदरणीय गुरु जैसे राजेंद्र शर्मा यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति को पत्रकारिता के क्षेत्र में कलम पकड़ना सिखाया और उनके सामने आपने तो ठीक कहा, पर मैं उस बात को स्वीकार नहीं करता हूं। और आज जो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के अनुरूप और उनके मार्ग पर सामाजिक सरोकारों का अनुकरण करने वाले डॉक्टर अंबेडकर जी की याद में जो विश्वविद्यालय स्थापित है और उसके बारे में कुछ थोड़े विचार अपने मन के भी कहना चाहता हूं। हो सकता है वो विषय से हटकर हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में किसी भी महापुरुष को देवता बहुत जल्दी बना दिया जाता है और उसकी मूर्ति स्थापना करके और हम उसकी परिक्रमा लगाने लगते हैं और इसके कारण मूल उद्देश्य समाप्त हो जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ भी यही हुआ कि उन्होंने जो लिखा और वो चाहते थे वह बात गौड़ हो गई और उनके अनुयायी बड़ी संख्या में बिना डॉक्टर अंबेडकर को ठीक से समझे उनका अनुयायी करने लगे और इसके कारण डॉक्टर अंबेडकर को सही अध्ययन और उसके अनुसार उनका अनुसरण
करना तो दूर, आज स्थिति कुछ दूसरी हुई है। और इसी कमी को दूर करने के लिए संभवतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और ये उद्देश्य चलता रहा। ये मैं पिछली नहीं कह सकता, पर वर्तमान कुलपति के बारे में मैं कह सकता हूँ। उनका सामाजिक सरोकार, उनकी विद्वता और उनका जो सामाजिक स्थिति है उसमें वो विश्वविद्यालय के साथ न्याय कर रही हैं और वैसा ही उनके सहयोगी होंगे। अब मैं, क्योंकि विषय मध्य प्रदेश की विकास का ताका है और हमसे बहुत ज्यादा विद्वान यहाँ मौजूद हैं, तो मैं आंकड़ों के इस मायाजाल में नहीं फंसूंगा। यद्यपि मध्य प्रदेश विकास वार्षिकी का 2 दशक तक मैंने संपादन किया है और उसमें विकास के संबंध में सूक्ष्म और विहंगम दृष्टिपात किया है। कई विषयों को बात करते हुए एक चैप्टर से इसका भी रहा है कि वो एक तुलनात्मक अध्ययन भी होता रहे। तो आज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो विकास है तुलनात्मक श्रेष्ठ ढंग से हो रहा है और इसका एक साक्षात सीधा प्रमाण है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति नेतृत्व कार्यों का मूल्यांकन जनता करती है और वो चुनाव द्वारा प्रतिध्वनित होती है। तो आज हम देखते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे अधिक कार्यकाल में काम करते हुए वर्तमान में भी काम कर रहे हैं और उनके कार्यकाल में बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं आई हैं। उनका सामाजिक सरोकार बहुत श्रेष्ठ रहा है। वो जब प्रारंभिक काल थे तो पैया पैया भैया बोले जाते थे, आज वो करोड़ों बालक बालिकाओं के मामा बन गए। तो ऐसे लोग हैं। दूसरे हमारे राज्यपाल जी, वो भी एक जनजाति वर्ग से आते हैं, उन्होंने भी नीचे से जीवन शुरू करके आज हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक। उसी तरह के मंत्रियों ने भी अपने पुरुषार्थ से, अपनी लोकप्रियता से, अपने सेवा भाव से स्थान प्राप्त किया। वैसे ही हमारे वक्ता हैं, सन्य वक्ता भी हैं। तो आज हम जब देखते हैं कि मध्य प्रदेश का विकास श्रेष्ठ हो रहा है, उसका कारण है भारत को वर्तमान नेतृत्व नरेंद्र मोदी का मिला हुआ है। उन्होंने एक नई अभिनव योजना शुरू की और सबसे पहले जो नोटबंदी करके जन धन खाते खुलवाकर उन्होंने वो वातावरण बनाया जिसके कारण सकारात्मक और ये पारदर्शी शासन चल रहा है। और इसका एक साफ दिखाई देता है कि आज जितनी भारत की योजनाएं हैं, चाहे वो अनुसूचित वर्ग की हो, गरीब वर्ग की हो, पिछड़े वर्ग की हो, वो सभी योजनाओं का धन सीधे सीधे खातों में पहुंच रहा है। चाहे और यहाँ तक कि जो बड़ी समस्या बनी है वो किसान कल्याण की योजनाएं भी सीधे खाते में किसानों के पहुंच रही है। अब इस सब के समय सब हो रहा है। उन्होंने सबका विकास, सबका कल्याण, सबका विश्वास की नीति पर चलकर भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और उसका ठीक से अनुगमन मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। अब मैं ज्यादा आंकड़े तो नहीं बताऊंगा, पर मैं दो तीन एक से प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहूंगा जो व्यवहारिक भी हैं। अब मैं मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाका बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के ग्रामीण 19 वर्षीय बालक एदल आदित्य अहिरवार, जो अनुसूचित वर्ग से आता है, पिछले दिनों टीवी का लोकप्रिय कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में वो अपनी मेधा ज्ञान से 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं, जबकि उनके पिताजी सामान्य सुरक्षा कर्मी बॉडीगार्ड हैं। इसी तरह के वहीं जो वर्षों तक राजदूत रहे, ज्ञान के अपने को भंडार मानते हैं और रिटायर होने के बाद जब वो प्रतियोगिता में आते हैं तो लाख रुपए का भी ज्ञान से अर्जित नहीं कर पाते। ये तुलनात्मक मध्य प्रदेश की कई ललनाएं, कई युवक गरीब वर्ग से आते हैं और वो अपने मेधा परिश्रम से मध्य प्रदेश का ज्ञान बढ़ाते ही, मध्य प्रदेश की शान तो बढ़ाते ही है। इसी में एक उदाहरण में हमारे सामने प्रस्तुत आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी का देना चाहूँ।
वो भोपाल के ऐसे लाडले हैं जिन्होंने सामान्य स्थिति से शिक्षा प्राप्त कर और अपनी मेधा और परिश्रम से प्रशासनिक सेवा में उच्च पद प्राप्त किया, और उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से, प्रशासनिक क्षमता से कठोर से कठोर, कड़े से कड़े निर्णय लिए, और लोकप्रियता इतनी कि उनके कार्यालय सदैव सबके लिए खुले रहे। आज वो सेवानिवृत्त हो गए, अपने जब प्रशासनिक काल में तो काफी लिख रहे थे, कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जो अनुकरणीय है, जो भारतीय पुराण, भारतीय देवता, भारतीय महापुरुषों के का नई दृश्य देती है। चाहे वो हनुमान जी हों, सभी धीरे धीरे कर रहे। अब सेवानिवृत्त होकर मुझे उम्मीद है और श्रेष्ठ कार्य करेंगे, और मुझे गौरव है कि मनोज श्रीवास्तव जी भोपाल, भारत ही नहीं विश्व की प्रतिभाओं में गिने जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुशवाहा जी। आपने बहुत ही संक्षेप में अपनी बात को प्रस्तुत किया, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश विकास वार्षिकी के आप वर्षों संपादक रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ने कैसे विविध क्षेत्रों में प्रगति की है, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो या नर्मदा का अंचल हो, जहां पर सिंचाई और विद्युत की जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए एक वृहद परियोजना को मध्य प्रदेश ने पूरा किया। और वर्तमान में पिछले विगत मुझे लगता है कि 2 दशक में बहुत सारा काम जो है वो सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी हुआ है। जैसे मैं अमरकंटक को देखता हूँ, ओमकारेश्वर को देखता हूँ, उज्जैन को देखता हूँ, जहाँ पे काफी विकास हुआ है, और जो उपेक्षित पड़े हुए पुरातत्वीय महत्व के जो स्थान थे वो विकसित हुए हैं। और इस सब में हमारे जो नेतृत्व करने वाले और जो प्रशासनिक नेतृत्व करने वाले अधिकारी और राजनेता रहे हैं, उन सबका योगदान इसमें रहा है। अब मैं बहुत आदर के साथ राजेंद्र शर्मा जी, जो प्रधान संपादक स्वदेश पत्र समूह है, जिनके साथ मुझे कार्य करने का अवसर मिला है, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं स्वदेश के साथ रायपुर और बिलासपुर में काम करता रहा हूं, और कुछ समय स्वदेश भोपाल के साथ भी आपके सानिध्य में काम किया है। बहुत सारे बड़े बड़े वॉल्यूम जो हैं स्वदेश ने संपादित किए हैं, प्रकाशित किए हैं। मैंने उनकी पत्रकारिता की गरिमा को देखा है, और उनके सहज स्वभाव को भी मैंने बहुत निकट से महसूस किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि स्वदेश बिना किसी दबाव में आए हुए निरंतर देश की जनता के साथ राष्ट्रवादी पत्रकारिता को कहें या स्वतंत्र रूप से भी पत्रकारिता के काम जो है स्वदेश करता रहा है। और स्वदेश न केवल भोपाल स्वदेश पत्र समूह, बल्कि ग्वालियर का जो स्वदेश था उसके भी प्रधान संपादक के रूप में आपका नेतृत्व प्राप्त हुआ है। आज स्वदेश का प्रकाशन बहुत सारे स्थानों से, मध्य प्रदेश के जगहों से होता है, और इसके अलावा बहुत सारे विशेषांक, जैसा मैंने आपको बताया, वो स्वदेश ने प्रकाशित करके जो राष्ट्रवादी पत्रकारिता है या राष्ट्रीय विचार, जिसको हम लोग राष्ट्रवादी विचार कहते हैं, उसका संग्रहण करना, संरक्षण करना और उसका संवर्धन करना और उसको संप्रेषित करना, ये काम स्वदेश ने किया है। मैं बहुत आदर के साथ मध्य प्रदेश की विकास यात्रा के संदर्भ में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं। राजेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुरेंद्र जी। आपकी उदार अभिव्यक्ति मुझे भी प्रभावित कर रही है। मेरा जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई उसके पूर्व से मैं पत्रकारिता में नहीं हूँ। उस समय मेरी आयु है वो मात्र 10 वर्ष की थी।
लेकिन पत्रकारिता का अनुभव निस्संदेह मुझे मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में करने का अवसर मिला है, ग्वालियर से रायपुर तक और भोपाल। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति सम्मान्य बहन आशा शुक्ला जी, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक वर्ग में अत्यंत सम्मानित व्यक्तित्व और जिनका प्रशासन और लेखन इन दोनों के साथ बड़ा जीवंत और सार्थक संबंध रहा है, ऐसे भाई श्री मनोज श्रीवास्तव जी। मेरे साथ वर्षों तक रहे श्री भाई राम मोहन सिंह जी कुशवाहा, जिनका वक्तव्य आपने सुना, और मध्य प्रदेश की पत्रकारिता के हृदय को छूने वाले और आज एक कीर्ति स्तंभ के रूप में विद्यमान श्री भाई विजय मनोहर तिवारी जी। आज हम मध्य प्रदेश की स्थापना का 66वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 66 वर्ष की अवधि एक लंबी अवधि होती, लेकिन मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ वह गठन अलग अलग प्रदेशों को एक साथ बिना किसी पृष्ठभूमि के जोड़ देने के परिणाम स्वरूप हुआ। हम सबके आदरणीय पत्रकार डॉक्टर राजेंद्र माथुर ने मध्य प्रदेश की स्थापना को लेकर यह कहा था कि जैसे बहुत सारे कंकाल इकट्ठे कर दिए जाएं तो उससे प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। तो मध्य प्रदेश जब स्थापित हुआ तब उसकी दशा ऐसी थी, और आज 66 वर्ष बाद जब हम मध्य प्रदेश के बारे में विचार करते हैं तो आज का मध्य प्रदेश अनेक मामलों में देश का नेतृत्व करता है। कृषि के क्षेत्र में हमारा उत्पादन सबसे अधिक है। सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश है। शिक्षा और पुरातात्विक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश की गतिविधियां सर्वमान्य है। एक और कारण है कि भले ही हम कंकाल के रूप में हमें जोड़ दिया गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो भारत के मध्य में होने के कारण इसे देश का हृदय प्रदेश कहा जाता है। तो हृदय प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश का जो स्पंदन है वह स्पंदन इस राज्य के जो अलग अलग समय पर मुख्यमंत्री रहे उन्होंने बनाने का प्रयत्न किया। यद्यपि प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर जी शुक्ल अधिक समय तक नहीं रहे, बाद में लंबे समय तक काम करने वाले मुख्यमंत्रियों में डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू, अर्जुन सिंह जी, हमारे सुंदरलाल जी पटवा और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह जी चौहान, यही सम्मिलित होते हैं। अन्यथा बाकी लोगों ने पूरे समय काम नहीं किया। तो किसी भी प्रदेश की रचना करने के लिए, किसी भी प्रदेश का विकास करने के लिए वहां का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व का स्थायित्व बना रहना बड़ा आवश्यक है। और इस दृष्टि से वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने वो 15 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। उनके पहले एक और, मैं दिग्विजय सिंह जी का नाम स्मरण करना भूल गया था, वे भी लगातार 10 वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो हर मुख्यमंत्री ने अपने हिसाब से प्रदेश का विकास करने का प्रयत्न किया। कोई उसमें अपनी अपनी प्रत्येक की राजनीति रहती है, लेकिन राजनीति रहते हुए भी मध्य प्रदेश का विकास निस्संदेह प्रत्येक की दृष्टि में रहा है। लेकिन जब अनुकूल वातावरण मिलता है और काम करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, इस दृष्टि से मैं शिवराज सिंह जी चौहान को भाग्यशाली मानता हूं। उन्हें एक ऐसे दल का नेता बनने का मौका मिला जिसमें समर्पण की भावना से काम करने वाले मंत्रियों की एक अच्छी टीम उनको उपलब्ध हुई। यद्यपि उनके मंत्रिमंडल में उनसे वरिष्ठ लोग भी सम्मिलित थे,
लेकिन उसके बावजूद भी वे वरिष्ठ भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करते थे और इसका लाभ उन्हें प्राप्त हुआ। बाद के समय में उन्होंने स्वयं अपना अनुभव प्राप्त किया और प्रदेश के विकास की जो दृष्टि है, विकास की दृष्टि जमाने के लिए उन्होंने पहला काम किया। उनकी जो बेटी बचाओ योजना है, उस बेटी बचाओ योजना के माध्यम से वे प्रदेश के घर घर पहुंचे। बेटी प्रत्येक परिवार का एक महत्वपूर्ण अंग होती है और उसका विकास अगर होता है तो प्रदेश और समाज सबका समग्र रूप से विकास होता है। और यह भाव जो बेटी बचाओ वाली जो उनकी योजना है, हमने देखा है कि बाद में एक देशव्यापी योजना के रूप में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उसे किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। तो यह जो उनके पिछले प्रयत्न हैं, उन प्रयत्नों का परिणाम है। मध्य प्रदेश में 66 वर्षों में हम किसी मुकाम पर पहुंच गए हैं, यह कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इस बीच एक और घटना हुई जिसने मध्य प्रदेश का गठन और उसका वर्तमान स्वरूप इस दोनों को प्रभावित किया। वह था छत्तीसगढ़ का निर्माण। छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश को अपनी जो छवि है, उस समय मध्य प्रदेश एक आदिवासी संस्कृति का संरक्षक प्रदेश है। हमारी जो पहचान है वो बस्तर, जगदलपुर, उनका जो आदिवासी स्वरूप रहा है, उनके माध्यम से ही सभी शासकों ने बनाने का प्रयत्न किया था। मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश को अपनी जो छवि है, उस छवि को ही सामने लाने का संकट खड़ा हुआ। छत्तीसगढ़ ने अपनी छवि जो वैसे उसकी बनी हुई थी, तो छत्तीसगढ़ ने अपनी उस छवि को बनाने का प्रयत्न, अपनी उसको उभारने की कोशिश की। लेकिन मध्य प्रदेश के सामने तो संकट था कि आखिरकार वो है क्या। बाद में आए मुख्यमंत्रियों ने उस दृष्टि से कोई विशेष पहल की हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यह पहली बार जब 2010 में इस बात को जब गंभीरता से महसूस किया, तो शिवराज सिंह जी ने एक अभियान चलाया, आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। कि अपना मध्य प्रदेश बनाने के पीछे मध्य प्रदेश जैसे हर राज्य की अपना एक चरित्र है। महाराष्ट्र का अपना चरित्र है, दक्षिण के विभिन्न प्रांतों का अपना चरित्र है, उत्तर के जो राज्य है उनका चरित्र है, बिहार है, राजस्थान है, पंजाब है, यहाँ तक कि छोटा सा हरियाणा भी है। तो उनकी अपनी एक अलग संस्कृति रही है, अलग पहचान रही है। मध्य प्रदेश उससे वंचित था। शिवराज सिंह जी ने उस मध्य प्रदेश की जो छवि है, उस छवि को गढ़ने का प्रयत्न किया। पूरे मध्य प्रदेश में विकास की एक गंगा बहाने का प्रयत्न किया। हर क्षेत्र में उनको ये नहीं कहा जा सकता कि अगर वे भोपाल क्षेत्र के हैं तो उन्होंने केवल भोपाल क्षेत्र का ही विकास किया है। हमारे प्रदेश के आज मालवा का जो अंचल है, वो मालवा का अंचल भी विकसित है। हमारा जो महाकौशल का अंचल है वो भी विकसित है। वहां समस्याएं होंगी, लेकिन उन समस्याओं के मूल में जाकर उनका समाधान खोजने की चेष्टा हुई। उसमें विशेष तौर से कृषि के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, जो पर्यटन है उसके क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। आज जब हम 66 वर्ष के हो रहे हैं, तो हमें इस बात का विचार करने की आवश्यकता है। जैसे आज हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अब हम इस बात का विचार करें कि जब हम मध्य प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो क्या होगा। उस प्रकार का परिदृश्य हमें अपने सामने लाना होगा। तो विकास के लिए केवल वर्तमान जो स्थिति है उसका ही विचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे आने वाले दशक जो हैं, उन दशकों में हमको प्रदेश को कहां ले जाना है, इसकी एक रूपरेखा बनाकर प्रदेश के सामने रखनी होती है। और पूरे प्रदेश को उस रूपरेखा के साथ जोड़कर हमारी जो योजना है, उस योजना को प्रदेश की आत्मा के साथ जोड़कर उसे विकसित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। और यह अगर होगा तो मध्य प्रदेश जो हमारे देश का हृदय प्रदेश है, वो सचमुच एक हृदय के रूप में, एक धड़कते हुए हृदय के रूप में सामने आ सकेगा। और हम इस राष्ट्र में भी अपनी जो भूमिका है वह एक उल्लेखनीय ढंग से उसका निर्वाह कर पाएंगे। अभी पर्यटन हमारा एक अलग अलग क्षेत्रों का विकास करें तो वहां पर्यटन के अलग अलग अच्छे केंद्र हैं, लेकिन वास्तव में मध्य प्रदेश का पर्यटन प्राकृतिक
पुरातात्विक या धार्मिक, इन 2-3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। लेकिन अगर धार्मिक पर्यटन, उस पर्यटन को केंद्र बनाकर, जैसे आप हम भोपाल के बारे में विचार करें, भोपाल वस्तुतः तो पर्यटन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन सकता है, लेकिन अगर क्षेत्र उसको बनाना है तो जहां उसका धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी हमें देखना पड़ेगा, उसका पुरातत्वीय पर्यटन की दृष्टि से हमें बनाना पड़ेगा। अभी वे केंद्र, मान लीजिए कि हमारा भोजपुर है, लेकिन भोजपुर पर्यटन की दृष्टि से उतना विकसित स्थान नहीं है। हमारे पास भीमबेटका है, लेकिन भीमबेटका स्थान हमारे पास है, लेकिन उसका जो स्वरूप जितना भव्य होना चाहिए, जैसे मोदी जी ने सरदार पटेल का एक आधार लेकर कावड़िया को जिस रूप में प्रतिस्थापित कर दिया है, हमारे यहाँ भी नर्मदा पर वैसा केंद्र बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ भी जो उज्जैन और ओंकारेश्वर के जो तीर्थ क्षेत्र हैं, उन तीर्थ क्षेत्रों का विकास, पर्यटन और उनके आसपास के क्षेत्रों का पर्यटन की दृष्टि से विकास। उज्जैन केवल तीर्थ क्षेत्र ही नहीं है, वो शिक्षा का क्षेत्र है, वो कालिदास का शहर है, वो सांदीपनि का शहर है। तो कैसे धार्मिक और सांस्कृतिक इन दोनों चीजों पर ध्यान केंद्रित करके उसको विकसित किया जा सकता है। राम वनगमन पथ, इसका आधार चित्रकूट से ही प्रारंभ होता है। तो चित्रकूट से लेकर के छत्तीसगढ़ तक का जो मार्ग है, वो मार्ग हम इन पिछले 15 वर्षों में अगर हम खड़ा कर देते तो शायद प्रदेश व्यापी पर्यटन का एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया जा सकता था। आज भी आवश्यकता इस बात की है कि ये जो धार्मिक दृष्टि है, इस धार्मिक दृष्टि, देखिए हमारे पर्यटन के जितने केंद्र हैं, अगर आप विचार करेंगे तो उत्तराखंड पवित्र भूमि है, लेकिन उत्तराखंड अगर पर्यटन की दृष्टि से उपयोग में, उसका प्राकृतिक दृष्टि से भी उसका वैभव अत्यंत संपन्न है, लेकिन उसे वो धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया। उसके परिणाम स्वरूप आज उत्तराखंड इतना पर्यटन को आकर्षित करता है। मध्य प्रदेश में वो सब स्थान है, ये राम का क्षेत्र है, यह कृष्ण का क्षेत्र है, यह लक्ष्मीबाई का क्षेत्र है, यह दुर्गावती का क्षेत्र है। हम इन सब महापुरुषों को अपने सामने रखकर उनके इर्द गिर्द ये नाना साहब, ये अपना बाजीराव पेशवा का जो देहांत है हमारे प्रदेश में हुआ है। बाजीराव पेशवा के समान राष्ट्रीय पुरुष, बड़े छत्रपति शिवाजी के बाद अगर उस राष्ट्रीयता का कोई प्रतीक है तो बाजीराव पेशवा है। तो बाजीराव पेशवा की समाधि जिस केंद्र पर है, उसके चारों ओर नर्मदा है। उस स्थान को अगर एक अत्यंत सुंदर केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा तो वो राष्ट्रीय एकता का वैसा ही केंद्र बन सकता है जैसा कि नर्मदा पर सरदार पटेल का केंद्र बनाया गया है। तो यह एक व्यंगम दृष्टि और गहरी दृष्टि, इन दोनों को अपनाते हुए मध्य प्रदेश के विकास की आगामी जो 75 वर्ष आने वाले हैं, उन 75 वर्ष के लिए और आवश्यकता पड़ने पर हमारी शताब्दी कैसी होगी उसका भी विचार करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम मध्य प्रदेश को भी राष्ट्रीय नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर सकेंगे। और जैसा वो मध्य हृदय है, हृदय स्थल को देश का वास्तव में हृदय बनाते हुए उसे एक ऐसा केंद्र बना सकेंगे जिसे पूरा देश याद करे। और यदि यह एकता का भाव, मध्य प्रदेश का जो चरित्र है, उस चरित्र को विकसित करने की भरपूर कोशिश की जाती है तो हम उस दिशा में बढ़ेंगे। अन्यथा हमारे सामने भी हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश पुराने अलग अलग राज्यों को गठित करके बनाया गया प्रदेश था। अगर इसमें एकात्म का निर्माण नहीं हुआ तो वे सब राज्य अपने अपने अस्तित्व को लेकर, अपने अपने स्वरूप को लेकर, कहीं क्षेत्रीयता का भाव अगर उनमें विकसित हो गया तो वह क्षेत्रीयता विकसित न हो, उनमें राष्ट्रीयतापन पे, उसमें एकात्मतापन पे, इस दिशा में सोचते हुए हमें आगे काम करने की आवश्यकता है। और यह अगर होगा तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक वासी को गौरव का भाव अनुभव होगा। और केवल मध्य प्रदेश में रहते हुए ही नहीं, हम देश में जहां भी जाएंगे लोग उस हमारे मध्य प्रदेश को स्मरण रखेंगे
और हमारा परिचय याद रखेंगे। इस दिशा में हम आगे बढ़े। वर्तमान प्रगति का जो पत्थर है, जो बढ़ गया है, इस नींव पर मध्य प्रदेश की संपन्नता का, मध्य प्रदेश के विकास का और मध्य प्रदेश के वैभव का भव्य भवन खड़ा करें। यही प्रार्थना, भवन खड़ा करें, करने का प्रयत्न करें और ईश्वर की कृपा से वह खड़ा हो, यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप सबके प्रति मैं कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी। आपने जैसा बताया कि मध्य प्रदेश जो है अलग अलग राज्यों ने जिन क्षेत्रों को छोड़ दिया था, उन क्षेत्रों को गठित करके बना था। आपने राजेंद्र माथुर जी के संदर्भ से इस बात का उल्लेख किया। आपने ये भी बताया कि कृषि, सौर ऊर्जा, शिक्षा, पुरातत्व आदि के पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक अच्छी उन्नति की है और ये भी कहा कि ये ऐसा प्रदेश है जिसके स्पंदन को समझना चाहिए। फिर आपने ये कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने विकास के लिए काम किया है, उनकी अपनी अपनी दृष्टि रही है। उसमें आपने कैलाशनाथ काटजू, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, सुंदरलाल पटवाजी, शिवराज सिंह चौहान और मुझे लगता है शायद श्यामाचरण शुक्ला का भी इसमें कुछ योगदान रहा है। तो चरण जी का स्मरण इसलिए नहीं कर पाया, जी जी, मेरे ध्यान में जिन जिन लोगों ने 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि पूरी की उनका उल्लेख मैंने किया था, अन्यथा। जी जी जी। और साथ ही आपने ये भी कहा कि शिवराज जी बहुत भाग्यशाली हैं, उनको एक समर्पित कार्यकर्ताओं का नेतृत्व मिला और सर्वाधिक काम करने का भी अवसर उनको मिला है। तो मुख्यमंत्रियों की जो सूची है उसमें वो सबसे अग्रणीय है। उनकी बेटी बचाओ योजना आज देशव्यापी योजना है। सांस्कृतिक संरक्षण के, आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के रूप में मध्य प्रदेश की एक समय पहचान हुआ करती थी और अभी नई छवि की तलाश में मध्य प्रदेश है, जिसको गढ़ने का काम शिवराज सिंह और उनकी टीम जो है कर रही है। आपने कहा कि मालवा और महाकौशल में भी बहुत विकास हुआ है। इसमें कृषि, पेयजल और पर्यटन की बहुत सारी संभावनाओं के ऊपर आपने प्रकाश डाला। मुझे लगता है कि जिसमें 2 महत्वपूर्ण सुझाव आपके हैं। एक बाजीराव पेशवा, जिनको आपने कहा शिवाजी के बाद यदि कोई राष्ट्रीय पुरुष है तो बाजीराव पेशवा है। उनकी एक अत्यंत सुंदर समाधि जो है वो जैसी सरदार पटेल की नर्मदा अंचल में बनी है ऐसी बन सकती है। और आपने कहा कि चित्रकूट से छत्तीसगढ़ तक यदि राम जो का वन गमन हुआ है, यदि इस गमन का एक मार्ग तैयार किया जाता है तो एक बड़ा पर्यटन स्थल जो है वो बन सकता है। हमारे हिंदुस्तान में लोग पदयात्राएं करते हैं धार्मिक पर्यटन के रूप में, तो एक धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा आयाम जो है इससे खुल सकता है। आपने भोपाल की भी पर्यटन की संभावनाओं के ऊपर भी अपना प्रकाश डाला और सबसे लास्ट में जो आपने बात कही वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम कोई एकात्मता या एकात्व को हम पैदा नहीं कर पाए तो ये जो अलग अलग क्षेत्र प्रदेशों के जो टुकड़े हमको मिले थे मध्य प्रदेश गठन के समय में, उनमें फिर से अलगाव जो है वो पैदा हो सकता है। और इसीलिए आपने कहा कि इसको वास्तव में जो है देश का हृदय के रूप में हम इसको विकसित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो आपने बात की है उससे आने वाले समय के लिए मध्य प्रदेश की सरकार को, मध्य प्रदेश शासन को और जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे लोग हैं उनको भी मार्गदर्शन मिलेगा। 75वां जब हम लोग ये मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाएंगे तो मुझे लगता है आपकी बातों को लोग स्मरण रखेंगे। मैं एक सूचना देना चाहता हूं, हमारा जो विश्वविद्यालय है डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, इन्होंने भी, इस विश्वविद्यालय ने आध्यात्मिक पर्यटन और विशेष रूप से नर्मदा अंचल में आध्यात्मिक पर्यटन किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है इसकी संभावनाओं को तैयार करने के लिए एक परियोजना को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया है। मुझे लगता है आने वाले समय में वो परियोजना के ऊपर हम लोग काम करेंगे, तब आपका विशेष मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा, इसी उम्मीद के साथ अब मैं हमारे अगले वक्ता के रूप में
मध्य प्रदेश की प्रशासनिक लंबी पारी खेलने वाले, जैसा कि अभी हमको पता लगा कि आप महू में एसडीएम भी रहे। जिन दिनों मेरा परिचय हुआ था उस समय आप एडिशनल कलेक्टर सागर थे और नगर निगम के प्रभारी थे। सुंदरलाल पटवा जी जो है उनका राज्य मुख्यमंत्री के रूप में थे। बाबूलाल गौर जो है उस समय स्थानीय निकाय के मुख्यमंत्री थे। और अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है आपने सागर में चलाया था। और मुझे स्मरण है कि मनोज जी जिस रास्ते पे निकल जाते थे उनके पीछे कम से कम 1000 लोगों की भीड़ साथ साथ चलती थी। तो जो लोकप्रियता के उन्होंने आयाम को स्पर्श किया है वो स्मरणीय है। और जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता भी हमको बता रहे थे कि उन्होंने बहुत ही कठोर और कड़े निर्णय लिए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी। और मैं यदि उनकी तुलना विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर से करता हूं तो मुझे लगता है कि शैक्षिक और अकादमिक क्षेत्र में भी उन्होंने एक प्रोफेसर से कम काम नहीं किया है। कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने प्रोफेसर जो अपना जीवन शिक्षा में ज्यादा काम जो है उन्होंने अकादमिक क्षेत्र में भी किया है। मैं माननीय मनोज श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। माननीय मनोज श्रीवास्तव जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए अभी क्या हुआ है? जब तक माननीय मनोज श्रीवास्तव जी जुड़ते हैं तब तक मैं आशा जी से जो अभी विगत हमारे जो 2 वक्ताओं ने वक्तव्य दिए हैं उस पे कुछ अपनी बात आगे बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। इतने दिग्गजों की बात को ना तो विस्तार करने की हैसियत है और ना उस पर टिप्पणी, बट एक विश्वविद्यालय के नाते जहाँ काम कर रही हूँ और ये सारा काम आप लोगों से सीखती रही हूँ। भोपाल में आप सबने देखा है। तो एक बात का तो जिक्र किया पाठक जी ने कि पूरी नर्मदा पथ की एक आध्यात्मिक यात्रा, वहाँ के पर्यटन स्थलों का विकास, इस तरीके की चीजों को जोड़ने की रूपरेखा तैयार हो गई है और उस पर हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने एक और बड़े काम को ध्यान में रख के किया है, क्योंकि ये लग रहा था कि जो भी जितना भी इतिहास लेखन हुआ है उस समयकाल के दौर में बहुत बेहतर हुआ होगा, लेकिन शोध रिसर्च पर आधारित दोबारा खोजा जाए। तो जो हमारी आजादी के अमृत महोत्सव में जिस तरीके से हम लोग चौरी चौरा पुनरावलोकन हिमांशु चतुर्वेदी के माध्यम से जब पहले ही व्याख्यान में जानना समझना शुरू हुए तो हमें लगा कि बहुत कुछ छूटा है। चूंकि मैं फिर कहूंगी मैं जेंडर पर्सपेक्टिव से पर काम करती हूँ तो महिलाओं की भूमिकाओं का इतिहास में उस तरीके से उल्लेख पूर्णतया नजर नहीं आता। तो ये सारी बात को विस्तार देंगे भाई मनोज श्रीवास्तव जी आ रहे थे, मैं तो फिल इन द ब्लैंक भर रही थी। अब आपसे अनुरोध है कि आपके बारे में बहुत ही अच्छे शब्द जिसके लिए बहुत कम है, आपने जिस तरीके से कार्य किया मैं तो खुद देखा हुआ है, तो जो खुद देखा हुआ है वो बिल्कुल स्पष्ट पता होता है कि सामने वाले का व्यक्तित्व कार्यशैली कैसी है। मनोज श्रीवास्तव जी को जहां तक मैं समझती हूँ बिल्कुल जमीन से उठे हुए लोग हैं एकदम। मैं हमेशा देखती थी कि उषा जी हमेशा क्यों हमारे हैं, तो ऐसे लोग जो कड़ के रहते हैं वो भोपाल में बड़ा कर्म क्षेत्र रहा है। उन्होंने अपनी प्रशासकीय व्यापकता के साथ संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, शिक्षा सभी को बहुत व्यापकता दी है और एक वैश्विक स्तर पर विचारों का विस्तार किया है। सम्माननीय भाई मनोज श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश की विकास गाथा जिसके आप स्वयं साक्षी भी रहे हैं, जिसमें आपकी अपनी भूमिकाएं भी बहुत गंभीर रही हैं। आप आमंत्रित हैं।
आप इस विषय पर अपने विचार रखें। आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी से अनुरोध है कि अपना वक्तव्य। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई साहब। सबसे पहले मैंने कहा कि मैं आभार प्रकट कर दूं इस विश्वविद्यालय के प्रति कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मेरी शिरकत को जरूरी समझा। हम लोग जो आज मध्य प्रदेश के संस्थापना के अवसर पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो इसमें बस मुझे एक ही अपनी तरफ से कहना चाहिए कि डिस्क्लेमर देना है कि सामान्यतः जब भी हम 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के वक्त के एक कृत्रिम तरीके से अस्तित्व में आने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कोशिश ये ना होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश जो है वो एक स्मृतिहीन तरीके से जीने वाला प्रदेश बन जाए। यानी ये कंपुचिया में पोल पोट के कम्युनिस्ट शासन के दौरान ड्रॉप ईयर 0 की तरह एक खतरा रहता है कि शासन में आते ही जैसे उन लोगों ने 0 वर्ष की घोषणा कर दी थी कि इतिहास और सभ्यता सब यहाँ से शुरू होते हैं, इसके पूर्व कुछ नहीं था और जो रह गया है उसे नष्ट कर दिया जाए। ईयर 0 शुरू हुआ और वहां पर स्कूल बंद कर दिए गए थे, धर्म प्रतिबंधित कर दिया गया था, पूर्व की मुद्रा का मूल्य जो है शून्य कर दिया गया था, अभिभावक अनावश्यक हो गए थे और कहा गया था कि क्रांति में बच्चे जो हैं देश के होंगे और अतीत से विमुक्ति की कुछ में जब इसके स्थापना की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश उस तरह की अतीत मुक्ति के साथ नहीं आया, आ भी नहीं सकता था। ये सबसे पुराना प्रदेश रहा है। मनुस्मृति में इसका उल्लेख मिलता है मध्य देशा प्रकीर्तिता के रूप में। विश्व के सबसे पुराने लैंडमास गोंडवाना लैंड वाला प्रदेश है ये, और इसलिए यदि प्रदेश के विकास की कोई रणनीति का आरंभ होना है तो इसी से ही होना है कि क्या हम अपने अतीत को जानते हैं या हम एक संगठित विस्मृति में, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉरगेटिंग में रह रहे हैं। हमारे प्रदेश के लोगों का इतना व्यवस्थित और प्रणालीगत तरीके से कहीं डी इमेजिनाइजेशन तो नहीं हुआ, ये डी हिस्टोरिसाइजेशन तो नहीं हुआ कि हमें अपने शक्ति स्रोत ही पता नहीं रह गए और हम एक तरह के ऐतिहासिक एमनेशिया में या एक सामूहिक अल्जाइमर में जीने वाले लोग न बन जाएं। तो ये सावधानी रखनी होगी क्योंकि एक प्रदेश के ही रूप में नहीं, एक देश के रूप में भी हमारे इतिहास की शुरुआत में देखता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है और एक स्टैंडर्ड सिलेबस बन गया है। लेकिन हमारा प्रदेश तो नर्मदा घाटी सभ्यता का प्रदेश रहा है जो उससे काफी पुरानी है। कहते हैं कि नर्मदा कल्पांतों से चली आई है। इसी मध्य प्रदेश में हम लोगों ने जनसंपर्क की मदद से एक इंदौर की न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के सहयोग से 72 शोध पत्र प्रकाशित किए थे जो नर्मदा घाटी सभ्यता पर थे, और उसका जो पर्यटन पोटेंशियल है उसको जो है समझने की जरूरत है हमें कि क्या इसके जरिए हम पर्यटन को एक डेप्थ उपलब्ध करा सकते हैं। यानी मैं आइसलैंड गया था, वहां मैंने देखा कि लोगों ने एक म्यूजियम बना रखा है और वो म्यूजियम जो है सिर्फ एक नाव का है जिसके जरिए वहां का कोई एक बंदा जो है अमेरिका से पहुंचा था। तो वो स्थिति कि अतीत का वो लोग अपने एक स्पेक्टिकल बनाना जानते हैं और उन्हें अपनी पुरातात्विक संपदाएं का सेट की तरह लगती हैं। इन्हें स्वयं ब्रिटेन को देख लें तो उसके पास न कोई गोल्डन बीच शिखर है, उनके पास उनका अतीत भर है। तो उन्होंने हेरिटेज टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित किया। हमारे मध्य प्रदेश में हम दुनिया का सबसे पुराना इतिहास लिए चलते हैं। ये वो प्रदेश नेटवर्क की समस्या आ गई है, कुछ आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मुझे लगता है कि आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ थोड़ा अच्छा नेटवर्क हो। में भगवान राम चित्रकूट में आए हैं, द्वापर में कृष्ण संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए और यहाँ कलयुग में हेलो बीच में आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हुआ है।
तो संदीपनी आश्रम से पहले की जो बात है वो सुन नहीं पाए हम लोग। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी, आपकी आवाज आ रही है। अब आ रहा है कि नहीं? अब आ रहा है, थोड़ी सी कम आ रही है। मुझे लगता है अच्छा। आप यदि चाहें तो वीडियो ऑफ करके भी बोल सकते हैं। अब आ रही है ना आवाज? जी अभी आ रही है जी। हाँ ना, तो मैं ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश में हम दुनिया का सबसे पुराना इतिहास लिए चलते हैं, लेकिन 56 साल गुजर जाने पर भी मध्य प्रदेश के क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क का इरोशन, प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरे घर की जो लाइट है इस समय गई हुई है, इंटरनेट कनेक्शन भी टूटा हुआ है, तो मैं सड़क पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ इस समय। तो रास्ते में लोग जो हैं निकलते हुए भी जा रहे हैं। जी जी। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश के क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क का इरोशन तो कहीं नहीं हो गया, इस बात की हमें सावधानी रखनी होगी। यानी वी हैव एन इंक्रीजिंगली डिमिनिश्ड सेंस ऑफ प्लेस एंड बिलोंगिंग। हमारा इतिहास जो है हमें टाइम टूरिज्म की ओर ले जा सकता है, और ये एक मुझे लगता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी बात हो रही थी मध्य प्रदेश में जो रॉक राइटिंग्स हैं, रॉक एंग्रेविंग्स हैं, तो मैं ये दिलाना चाह रहा था कि एंडीज के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी श्रृंखला जो है रॉक राइटिंग्स की, रॉक एंग्रेविंग्स की, शैल चित्रों की, जो है वो मध्य प्रदेश में है। मंदसौर में हिंगलाजगढ़ और इंदरगढ़ से शुरू होती है। मैं मंदसौर कलेक्टर रहा था, और वहां से लेकर रीवा में सलाया केवटी तक फैली हुई है ये श्रृंखला। अकेले भोपाल और उसके आसपास 200 से ज्यादा शैलचित्र वाली गुफाएं हैं, 34 जिलों में हैं। 25 जिले विंध्याचल पर्वतमाला में आते हैं, 9 सतपुड़ा पर्वतमाला में। अमरकंटक में 6 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म मिले हैं। ये इतिहास है हमारा, लेकिन हम इसे विरासत नहीं बना पाए हैं। यानी विरासत जो है इतिहास के वर्णन को कहते हैं। कंटेम्परेरी यूज ऑफ हिस्ट्री इज हेरिटेज। तो इतिहास को हमें एकेडमिया के जेलखाने से निकालकर जीवन के प्रवाह में कहीं शामिल करना होगा। जब मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होते देखा था, तो उसने हेरिटेज को इंडस्ट्री बना दिया था और उसे एक हाईली प्राइस्ड इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह देखा था। क्या आज कोरोना ने देश और प्रदेश का ऐसा ही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं कर दिया है? और यदि ऐसा हुआ है तो हमें इन उद्योगों के पुनर्जीवन पैकेज तो तैयार करने होंगे। उसके साथ साथ जो है एक आर्थिक संसाधन की तरह हमें अपनी विरासत का इस्तेमाल करना होगा। यानी इस प्रक्रिया में आप कह सकते हैं कि एक तरह का कमोडिफिकेशन हो जाएगा संस्कृति का, और हम अपने की जो है पैकेजिंग करते पाए जा सकते हैं। लेकिन उससे क्या, यदि उसके जरिए प्रदेश के कॉमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हैं, तो वह उस स्थिति से बेहतर है कि जहां ये विरासत जो है पड़े पड़े क्षरण और डिसफिगरेशन का शिकार हो जाए। तो ये मुझे लगता है कि जो चिंता अभी हमारे रायन शर्मा जी जो व्यक्त कर रहे थे, ये चिंता बहुत वास्तविक है। मध्य प्रदेश जो है उसके बारे में कुछ अस्तित्विक प्रश्न जरूर मुझे लगते हैं कि हमें पूछने चाहिए। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश जो है मध्य का प्रदेश है या केंद्रीय प्रदेश है? ये एक अवशिष्ट या रेसिडुअल स्टेट की तरह तो नहीं रह गया। जब मध्य प्रदेश बना था तो अड़ोस पड़ोस के सारे राज्य बन गए थे, और जो बचा रह गया था वो मध्य प्रदेश कहलाया था। जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास राज्यों का नक्शा ले जाया गया था, तो उनकी प्रतिक्रिया थी कि ऐसा लगता है जैसे कोई ऊंट बैठा हुआ है। तो एक ऊंटपटांग प्रदेश के रूप में जो है इसकी प्रारंभिक चर्चा हुई थी। तब कहा यही गया था कि यह बाकी रह गया हिस्सा है। यदि मध्य प्रदेश शेष प्रदेश है तो हमें ये देखना चाहिए और इसमें अपना गौरव भी मानना चाहिए, विकास की हमारी ये विशेषता भी मानना चाहिए कि शेष होकर ये विशेष हुआ है। हमारी परंपरा में शेष विष्णु की शैया हैं, विष्णु को सुलाते हैं, लेकिन उनके अवतार जो हैं वह राम की पहरेदारी में स्वयं जागते हैं। मध्य प्रदेश उसी तरह का जागा हुआ प्रदेश है और उसने विकास की एक बड़ी यात्रा तय की है। यानी आप ये सोचें कि जब 1956 में मध्य प्रदेश बना था, तब मध्य प्रदेश में कर का जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो था भू राजस्व का। भू राजस्व उस समय टैक्सेशन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था, सबसे बड़ा था। आज जो है मध्य प्रदेश में हम जानते हैं कि किस तरह से स्थिति बदली है और जीएसटी से इतनी सारी आय हो रही है। पूरा मध्य प्रदेश के
जो कहना चाहिए कि इंडस्ट्रियल कैरेक्टर या मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक कैरेक्टर के चेंज का प्रतीक है ये बात। ये भी देखें कि किसी समय में जब यानी 1956 में मध्य प्रदेश बना था तो 262 करोड़ का जो है इसका विकास व्यय का बजट था, 262 करोड़। आज की तुलना में यदि हम देखें तो हमारे संस्कृति विभाग का ही बजट जो है करीब 300 करोड़ से ज्यादा का मिलेगा, और बाकी दूसरे बड़े विभागों की बात मैं कर ही नहीं रहा। तो मध्य प्रदेश जो है विकास की एक बड़ी यात्रा तय कर चुका है। हालांकि कुछ चिंता की बातें हैं। उदाहरण के लिए जब मध्य प्रदेश ने 1956 में विकास यात्रा शुरू की थी अपनी, तब मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो जो है वो 945 था, आज वो घट के 930 रह गया है। वहां चिंता है। जब मध्य प्रदेश ने अपनी विकास यात्रा शुरू की थी तब मध्य प्रदेश जो है 48% वनाच्छादित प्रदेश था, आज वो 30% रह गया है। ठीक है कि हम राष्ट्रीय औसत से आज भी बेहतर है, राष्ट्रीय औसत 23% का है, लेकिन ये दो ऐसे कुछ चिंता के बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो शंका व्यक्त की गई थी कि जिस तरह से चुंबक का बीच का जो है बिंदु वो उदासीन होकर रहता है, वो उदासीन रहता है, उसी तरह से मध्य प्रदेश भी रह जाएगा, तो वो नहीं है। जिसे मध्य प्रदेश की उदासीनता कहा जाता है वो मध्य प्रदेश का संतुलन है, उसका मध्य मार्ग है। बुद्ध के शब्दों में मध्यमा प्रतिपदा है और इसलिए वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश कभी अतियों पर नहीं जाता। अपने प्रशासनिक जीवन में मैंने देखा कि यहाँ ना तो कभी वैसी विभत्स सांप्रदायिकता देखने को मिलती है, न वैसा जिद्दी जातिवाद देखने को मिलता है, और न वैसा श्रमिक असंतोष देखने को मिलता है। ये बात अलग है कि जॉर्ज सुल्ज कहते हैं कि he who walks in the middle of the road gets hit from both sides। तो एक समय ऐसा हुआ था, मैंने देखा कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की या स्वर्ण चतुर्भुज की एक सड़क योजना बनी थी और उसमें मध्य प्रदेश को गायब कर दिया गया था। बाद में काफी आग्रह के बाद जो है उसमें फिर मध्य प्रदेश शामिल हुआ। तो कभी कभार मध्य प्रदेश के साथ ये हो जाता है कि ये दोनों तरफ से चला जाता है, न माया मिलती है न राम। लेकिन मध्यम आयोग जैसा कुछ मध्य प्रदेश में है, एक भीम का बल, एक वो शक्ति, आपका जो कहना चाहिए कि आधुनिक युग के भीम जो कहे जाते हैं, उनकी शक्ति आपके विश्वविद्यालय के जरिए जिसको प्रतिकायित होती है वो है। और लेकिन मध्य प्रदेश उदासीन नहीं है बीच का बिंदु होने से। और परिवार में, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि उदासीन नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश एक तरह का स्पर्धी स्वभाव वाला प्रदेश है। जैसे परिवार में मध्य का बच्चा जो है वो स्पर्धी हो जाता है, वो उस आदर के लिए भी स्पर्धा करता है जो बड़े को मिलता है, और उस प्यार के लिए भी स्पर्धा करता है जो छोटे को मिलता है। तो मध्य में होना एक प्रतिस्पर्धी स्पिरिट के साथ होना है, और इस स्पिरिट को बनाए रखना जो है वो मध्य प्रदेश के विकास का सूत्र है, उसकी गारंटी भी है। मध्य प्रदेश का मध्य में होना जो है चारों तरफ से प्रभाव ग्रहण करने के खुला होना भी है। यानी मध्य प्रदेश में कभी भी आप देखेंगे कि वो इनसाइडर आउटसाइडर वाली फीलिंग नहीं रही। यहाँ हर राज्य हर प्रांत के लोग आए, और इस मायने में मध्य प्रदेश देश की समन्वयवादी संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बन गया। यदि ये देश एक मेल्टिंग पॉट था, तब मध्य प्रदेश उस स्पिरिट की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति बना। और मध्य प्रदेश जो है आज देश का हृदय प्रदेश है, तो वो इसलिए नहीं है कि ये बीचों बीच स्थित है, बल्कि इसलिए है कि मध्य प्रदेश में वो हार्दिकता है जो इस राज्य के लोगों के बीच में दिख पड़ती है। बीच में होना वैसे होना भी होता है जैसे दरिया दो साहिलों के बीच में होता है। बीच में होना वैसे भी होता है जैसे कि पलकों के बीच में आंख होती है। तो मध्य प्रदेश की ये जो मध्यस्थता है उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि क्या इस मध्यस्थता को, मध्य में स्थित होने को मध्य प्रदेश के विकास में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, कि मध्य प्रदेश एक लॉजिस्टिक हब के रूप में जो है आज जीएसटी के युग में उभर नहीं सकता। मैंने सुना है कि बेटमा में 400 करोड़ की लागत से एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जो है 300 एकड़ जमीन पे आने वाला है, और इसी तरह से पवरखेड़ा और रतलाम में भी ऐसी ही लोकेशन चिन्हित की गई है। ये बताता है कि मध्य प्रदेश अब जो है मध्य में होने के लाभ जो है स्ट्रेटेजिक रूप से प्राप्त कर सकता है, और इसलिए मध्य प्रदेश को रेसिडुअल स्टेट
मानकर या शेष प्रदेश मानकर हम लोग यदि अपने को आगे बढ़ भी रहे हैं तो भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम एक व्यक्तित्वहीन प्रदेश नहीं है। ठीक है कि मध्य प्रदेश को परिभाषित करने वाली एक ही स्ट्रॉन्ग सब नेशनलिटी जो हमारे यहाँ नहीं है, जैसे पंजाब में पंजाबियत है, कर्नाटक में कन्नड़ है, तमिलनाडु में तमिल है, बंगाल में बंगाली है, वैसी कोई स्ट्रॉन्ग सब नेशनलिटी का लाभ मध्य प्रदेश में नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की विशेषता यह है कि एक बहुवचनी राज्य है, एक प्लूरलिस्टिक स्टेट है और यहाँ सभी तरह की धाराओं का संगम होता है। एक सिंथेसिस है जो मध्य प्रदेश की विशेषता, एक संश्लेषण। यानी फ्रेडरिक हीगल जो कहता था कि सत्य जो है ना तो थीसिस में मिलता है ना एंटीथीसिस में, वो मिलता है सिंथेसिस में। तो मध्य प्रदेश उसी सिंथेसिस का प्रदेश है, उसी रिकंसिलिएशन का प्रदेश है, उस हार्मनी का प्रदेश है। और जिस मध्य प्रदेश के बारे में ये खंड खंड से बन के बात की जा रही थी, उसमें ये देखिए कि अपने आप में कम बड़ा चमत्कार नहीं है कि 1956 में मध्य प्रदेश के 5 घटक राज्यों में राजस्व की या भू प्रशासन की 5 अलग अलग व्यवस्थाएं चलती थी। 1959 में भू राजस्व संहिता आई और उसने इन 5 का ऐसा इंटीग्रेशन कर दिया, उन्हें इतना उनका होमोजेनाइजेशन कर दिया, उनको इतना हार्मोनाइज कर दिया। तो ये जो एक अकेला उदाहरण इस बात का प्रतीक है कि मध्य प्रदेश की जो योजकता है, जो इसकी कॉम्बिनेटरी पावर है, वो विलक्षण है और उसको आज के दिन जो है हम लोगों को स्मरण करना चाहिए और उसी से ही जो है बहुत सारे अपने संकेत ग्रहण करके आगे बढ़ने के लिए अपना रोड मैप तैयार करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र शर्मा जी ने जिस प्रकार से कहा था कि एकत्व जो है वो जरूरी है, एकत्व का विकास होना चाहिए और पर्यटन की जिन संभावनाओं को उन्होंने रेखांकित किया था, मनोज श्रीवास्तव जी ने अपने वक्तव्य में ये बताया कि मध्य प्रदेश जो है वो रेसिडुअल स्टेट नहीं है, बल्कि इसका जो इतिहास है वो करोड़ों साल पुराना है। जैसे अमरकंटक की जो वादियां हैं, अमरकंटक में जो साधना होती रही है, उनका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में और मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख मिलता है। गोंडवाना के रूप में वो अति प्राचीन क्षेत्र है। तो कह रहे हैं कि शक्ति के जो स्रोत हैं वो हमको पता नहीं है और यदि हम इन शक्ति के स्रोतों को जीवित करके इसकी एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं तो जैसा मनोज श्रीवास्तव जी जिस प्रकार से कल्पना कर रहे हैं वो साकार हो सकती है। जो स्वप्न उन्होंने देखा है वो साकार हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो शैल चित्रों का जो इतिहास है वो भी बहुत पुराना है। 6 करोड़ साल पुराने जीवाश्म जो है यहाँ पर मिले हैं और ये भी कहा कि यदि हम इसको एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में यदि हम सजो पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छी पहचान हो सकती है। और उन्होंने जो मध्य शब्द है उसको भी बहुत अच्छे से परिभाषित किया, स्पष्ट किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि मध्य का मतलब उदासीन होना नहीं है बल्कि वो संतुलन का बिंदु है और बुद्ध की दृष्टि में उसको उन्होंने मध्यमा प्रतिपादा के रूप में स्मरण किया। बहुत सारे संदर्भों के साथ उन्होंने मध्य में होने की बात को के महत्व को जो है स्पष्ट किया है और साथ में ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में जिद्दी जातिवाद नहीं है, श्रमिकों का असंतोष नहीं है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये स्वभाव में स्पर्धी है और दूसरा समन्वयकारी जो है इसमें दृष्टि है। क्योंकि ये बात निश्चित रूप से मैं भी कह सकता हूँ, जिन प्रकार से मैं अन्य राज्यों में रहा हूँ और मैंने वहां पर जो इनसाइडर और आउटसाइडर की फीलिंग देखी है वो मध्य प्रदेश जो मेरा जन्म स्थान भी है, मैंने ये फीलिंग पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं देखी है। इसलिए मुझे लगता है कि जो उन्होंने इसकी जो आत्मा है, इसका जो मर्म है, मध्य प्रदेश के मर्म और आत्मा को स्पर्श करते हुए अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया है। और उन्होंने ये भी कहा जो बिल्कुल 100% सही है और मैं इसको अनुभव भी करता हूँ, जन्म से ही अनुभव करता हूँ कि इस प्रदेश में एक हार्दिकता है, मैत्री का भाव है, आपस में अपनत्व है। ये बात निश्चित रूप से मर्म स्पर्शीय है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर आपने ये भी कहा कि लॉजिस्टिक जो हब है उसमें बेतमा का उदाहरण दिया और फिर आपने कहा कि जो सत्य है वो सिंथेसिस में होता है,
थीसिस और एंटी थीसिस में नहीं होता है। भू राजस्व संहिता के रूप में जो काम हुआ उसका भी आपने उल्लेख किया। फिर कुछ चिंता के बिंदुओं की भी बात की है, जैसे वन क्षेत्रों का कम हो जाना। हालांकि राष्ट्रीय औसत से तो ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस क्षेत्र पे विशेष विकास करने। कुल मिला के जो भी मनोज श्रीवास्तव जी ने एक अपने वक्तव्य में प्रस्तुत किया है, उसमें एक अंतर्दृष्टि है। मध्य प्रदेश की विकास की संभावनाओं का चित्रण इसमें उल्लेखित है। और मुझे लगता है कि हमारे योजनाकारों के लिए और जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनके लिए एक निश्चित एक दृष्टि इसमें मिलती, आपके वक्तव्य से मिलती है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए भाई विजय मनोहर तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। इससे पहले मेरा उनके साथ परिचय इंदौर से हुआ था, जब हम लोग साथ में पत्रकारिता करते थे। उसके बाद उन्होंने एक दिशा ले ली और उस दिशा में वो आज अग्रणीय हैं। उन्होंने इतिहास के ऊपर बहुत काम किया है और जो इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, उसको लेकर उनका एक हस्तक्षेप भी है। और उसमें उन्होंने जो मुगल कालीन इतिहास है उसमें किस तरीके से जिसको कहें कि इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया और कुछ इस तरीके से तस्वीर प्रस्तुत की है जिसमें प्रदेश की, और ना केवल प्रदेश की बल्कि पूरे भारत की वो तस्वीर उभर के नहीं आ रही है जिस तस्वीर का उल्लेख मनोज श्रीवास्तव जी अपने वक्तव्य में कर रहे थे। प्रदेश के सूचना आयुक्त हैं और अभी कुछ समय पहले ही आप भारत भवन के न्यासी भी जो है वो मनोनीत हुए हैं। मैं विजय मनोहर तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए। आपकी पुस्तकें बहुत सी पॉपुलर हुई हैं, मुझे भी उनमें से कुछ पुस्तकों को पढ़ने का अवसर मिला है। मुझे लगता है कि आगे उनका शोध है वो कुछ और नई चीजों को लेके आएगा जिसकी प्रदेश के और देश के लोगों को प्रतीक्षा है। भाई विजय मनोहर तिवारी जी। सभी को नमस्कार। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय मनोज जी ने, राजेश शर्मा जी ने मध्य प्रदेश के गठन से लेकर अब तक की जो 6 दशक की लगभग यात्रा है उसके लगभग सभी पहलू उन्होंने छू लिए हैं और उनके वर्तमान और अतीत और भविष्य के पहलुओं पर भी बहुत अच्छे से उन्होंने विवेचन किया है और उसकी जो ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है मध्य प्रदेश की, उस पर भी काफी विस्तार से बात हुई है। जब ये राज्य बना तब मेरे पिता किशोर आयु के थे और वो मेरे दादा के साथ एक गांव से, छोटे से गांव से एक कस्बे में आए थे अपने बेहतर भविष्य के लिए। ये सन 50 के आसपास की बात है और उसके बाद मेरे पिता की जो यात्रा है वो कस्बे से शुरू हुई। वो स्कूल में पढ़ते थे और बहुत अल्प आयु में ही मेरे दादाजी का जो है निधन हो गया था। मेरे पिता बहुत छोटे थे तब, तो उन्होंने बड़े संघर्ष से कस्बे में अपनी एक जगह बनाई। मेरी स्मृतियों में वो कस्बा है जहां से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की और मैंने दुनिया को देखा और मैं पढ़ लिखकर शहर की तरफ आ गया। और जिस हालत में छोड़कर आज से 30 साल पहले मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और मैं फिर पत्रकारिता में आ गया था, मैं ये महसूस करता हूं कि अभी भी गांव जो है वो जैसे कस्बों का पीछा कर रहे हैं और कस्बे जो है वो शहर की तरफ भागे हुए हैं और शहर जो है उनकी आंखें पूरे समय बिल्कुल एकल दृष्टि महानगरों की तरफ लगी हुई है। तो ये इस तरह का एक क्रम मैं देखता हूं। और सबसे पीछे छूटे हुए जो गांव हैं, जब 30 साल पहले मैं निकला था तो मेरे पिता मुझे बताते थे कि 60 के दशक में उनके गांव में जो उनका जन्म स्थान है वो पहली बार 60 के दशक में एक बस सेवा शुरू हुई थी प्राइवेट, जो 24 घंटे में एक बार निकलती थी और उससे कस्बे का कनेक्शन और उसका जो एक जुड़ाव है, परिवहन की सुविधा मिली थी। मैं जब शहरों की तरफ आया, मेरी मजबूरी मुझे यहाँ लेकर आई क्योंकि जो पढ़ाइयां हमने की उन पढ़ाइयों को करने के बाद
हमें उन कस्बों में, उन गांवों में सेवा के कोई बहुत अधिक अवसर नहीं थे। मैं मीडिया में गया और वहां मैंने फिर मजबूरी थी मेरी कि मैं शहर में अपना जीवन शुरू करूं, अपनी आजीविका शुरू करूं और मैं अपने कुछ सपने बुनूं। आज 30 साल हो गए हैं और इन 30 सालों में जो मेरी स्मृतियां हैं, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक परिपक्व युवा के रूप में जब मैं वहां से निकला हूं, तो इन 30 सालों में मैंने लगभग दोनों जो मध्य प्रदेश में हमारे प्रमुख राजनीतिक दल रहे हैं उनकी सरकारें हमने देखी। हमने 10 साल कांग्रेस की अखंड सरकार देखी और उसके बाद से हम 15-17 सालों से एक दूसरे तरह का एक यात्रा हमने इस दौरान देखी है। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 15-17 सालों में मध्य प्रदेश ने जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकसित हुआ है, जो बुनियादी ढांचा उसका जो बना है, वो गांव जो जहां लौटकर मैं कभी लौटूंगा, आऊंगा और कभी सोचूंगा भी, ये मैं सोच नहीं सकता था उस समय जिन हालात में मैं अपने उस कस्बे को छोड़कर और अपने पिता के पैतृक गांव को छोड़कर आया था। और मुझे आज आप सबके बीच में इस बात को बांटने में बड़ी खुशी है कि 2 साल बाद जब मैं यहाँ जिस जिम्मेदारी में हूं और मुक्त हो जाऊंगा, तो मैंने अपने उस गांव से अपना संपर्क स्थापित किया है जो मेरे पिता का गांव था। वो कस्बे में आए थे, मैं कस्बे से शहर में आया था और मैं 2 साल बाद अपना बेस वहां बनाने जा रहा हूं। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इन 15-17 सालों में बना है कि मैं ये साहस कर पाया हूं कि अगर शहर में मेरी भूमिका समाप्त हो गई है, मेरे जो कैरियर का एक मजबूरी थी कि मैं शहर में रहूं, अब मुझे जो भी करना है वो यही करना है। अगर मेरी ये भूमिका समाप्त हो गई है तो क्यों ना मुझे अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए। तो मैं पिछले 3 सालों से उसकी तैयारी कर रहा हूं। मैंने खेती के लिए एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और वहां मैंने 12 एकड़ पर कुछ काम शुरू किया है। और अगर अच्छी सड़कें बन गई हैं तो हमें ये एक अवसर देती है कि हम उस तरफ जाएं। आज जब हम 66वां स्थापना दिवस मध्य प्रदेश का मना रहे हैं, तो एक रिपोर्ट मैंने आज सुबह पढ़ी और वो रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया की रिपोर्ट है, जो ये बताती है कि 2001 से 2011 के बाद तक मध्य प्रदेश के जो नोटिफाई, जो सूचीकृत जो निकाय हैं, उनकी संख्या 25 का इजाफा हुआ है। 339 से वो 364 हो गई हैं। एक और तथ्य उसमें आपने देखा होगा कि जो सेंसस टाउन जिन्हें कहा गया है, 5000 से ज्यादा आबादी वाले ऐसे टाउन जहां 75% पुरुष की जो आबादी है वो गैर कृषि कार्य में लगी हुई है, उसमें तो बहुत उल्लेखनीय इजाफा है, 2 गुनी से ज्यादा। वो 55 थे 2001 में और अब 112 से अधिक हो गए हैं। तो ये एक तरह की मुझे चिंता मुझे लगती है। और आज हम अगर बुनियादी ढांचे को डेवलप करते हुए, मैं लंबे समय, मुझे इंदौर में भी रहने का मौका मिला। मैं 1994 में इंदौर गया था, नई दुनिया में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मनोज जी वहां कलेक्टर रहे हैं और उनके समय बड़े चर्चित उन्होंने अतिक्रमण हटाए हैं और शहरों की दशा को सुधारने में उन्होंने बहुत बड़ा साहस का काम वहां किया है। हमने जिस इंदौर में 1994 में हम गए, वो बिल्कुल एक नर्क जैसा शहर था। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख है कि वहां जो पुरानी नदियां थी, खान नदी वहां थी, सरस्वती नाम की एक छोटी सी नदी वहां थी और वो सब नाले में बदल गई थी। आज पिछले 7-8 सालों में जो पूरे देश में स्वच्छता अभियान की जो पहल हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम आई, उस शहर ने पूरे देश में न केवल सबसे साफ सुथरे शहर के रूप में नंबर 1 पे आया वो, बल्कि उस पोजीशन को उसने बना के रखा। हमने भोपाल में भी लगभग वही स्थिति देखी। हमने अपने शहरों की हालत को बिल्कुल लगातार बहुत बुनियादी बदलाव उसमें अनुभव किए हैं। और गांव से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है पिछले 15 सालों में, और मेरे जैसा व्यक्ति ये साहस कर रहा है कि मुझे 2 साल बाद अगर मेरी शहर में भूमिका समाप्त हो गई है तो क्यों मैं शहर में रहूं, मैं शहर की भीड़ क्यों ना कम करूं, मैं वहीं जाके क्यों ना अपना आधार बनाऊं। तो मैं उस तैयारी में हूं और अगर मैं ये साहस कर पाया हूं कि मैं अपने पिता के साथ उनके ही पैतृक गांव में जाऊं, उस कस्बे को भी मैं छोड़ दूं, तो मैं उस 3 साल से उस तैयारी में हूं और अगले 2 साल बाद मेरा अपना जो लक्ष्य है उस दिशा में है कि मैं उसी गांव में लौटूं, उसकी हवा को बदलूं।
मैं इजराइल एक हफ्ते के लिए मुझे जाने का मौका मिला और मैं उनके जो पहले प्रधानमंत्री थे डेविड बेन गुरियन, उनके गांव में मुझे जाने का मौका मिला। जब वो उनके पहले प्रधानमंत्री थे और काफी बड़े उन्होंने एक आक्रामक शुरुआत उन्होंने अपने मुल्क को वापस खड़ा करने में की, और जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो वो अपने किबुत्ज में लौट गए थे। वो किबुत्ज जो उन्होंने बनाए थे दुनिया भर के यहूदियों को लौटाकर बसाने के लिए, छोटे छोटे गांव, 1000 की आबादी, 1500 की आबादी के, और पूरी तरह से वो कृषि आधारित एक अर्थव्यवस्था उन्होंने वहां उन किबुत्ज में शुरू की थी। वो किबुत्ज आज भी बहुत संपन्न है, और मैं समझता हूं कि बेंगलोर या हैदराबाद का जो दिल्ली का जो सर्वाधिक संपन्न जो भी इलाका होगा, लगभग वैसा जीवन स्तर जीने वाले वो किबुत्ज हैं छोटे छोटे। तो डेविड बेन गुरियन अपने किबुत्ज में लौट गए थे, और आज जो 15 लाख लगभग टूरिस्ट इजराइल आते हैं, तो इजराइल के लोग ये भूलते नहीं है कि हमारी जो भी ग्लोरी है, हमारा जो भी गौरवशाली अतीत है, ओल्ड जेरूशलम से लेकर हफा तक, जफा तक, तो उसमें उन्होंने अपने पहले प्रधानमंत्री के 3 कमरों के घर, मतलब आज के 3 बेडरूम के जो फ्लैट हैं वो तो काफी अच्छे होते हैं, उस लगभग उतना 1200-1300 वर्ग फीट में बना हुआ उनके पहले प्रधानमंत्री का घर इजराइल का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां 15 लाख टूरिस्ट साल में आते हैं देखने के लिए, वो 3 कमरे देखने के लिए। और वो अपने किबुत्ज में लौटे और उन्होंने अपना शेष जीवन खेती बाड़ी के अपने उसी किबुत्ज के काम में लगाया। मैं जब अपने देश को देखता हूं और इस रिपोर्ट को देखता हूं कि जो आज ही के अखबार में कहीं मैंने सुबह पढ़ी, तो मुझे लगता है कि एक रिवर्स माइग्रेशन की क्रांति का प्रदेश बनना चाहिए मध्य प्रदेश, जो अपने शहरों से, अब चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी विकसित हुआ है पहले से, तो गांव की दशा कुछ बदलना शुरू हो रही है, लेकिन ये जो शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, इसको अब हमें कंट्रोल करना चाहिए। और हम और आप जैसे लोग जिनकी शहरों में भूमिका पूरी हो गई है, और जो कभी किसी कस्बे या गांव से निकले थे, तो क्यों ना हम अपना एक रिवर्स गियर में थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक बड़ी आबादी को उस तरफ जोड़ पाएंगे। मैं अभी थोड़े महीने पहले एक जिले में गया, वहां एक सामाजिक कार्यक्रम था, पारिवारिक कार्यक्रम था, और मैंने वो असल में एक 13वीं का कार्यक्रम था, 13वीं का प्रसंग था, और मैंने देखा कि वहां काफी 5-7 हजार लोग उस समुदाय के वहां थे। तो मैंने कहा कि ये सब हम गांव के लोग ही, इतने सारे लोग गांव से शहर में कैसे आए होंगे आज के दिन। तो मुझे जानकर हैरत हुई कि समुदाय के ज्यादातर लोग जो छोटी मोटी सेवाओं और कारोबारों में आसपास के गांव से उस जिले के मुख्यालय तक आए, तो वो सब वही हैं। उसमें अनेक, मतलब 300-400 लगभग शिक्षक, 300-400 लगभग जो सहकारी समितियों में, स्वास्थ्य विभाग में, अन्य रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जो निकले, तो कुल मिलाकर कम से कम 3000 सेवानिवृत्त लोग उस जिले मुख्यालय पे रह रहे हैं। वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। खेती बाड़ियां उनकी गांव में है, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के परिधि में, और वो वहां रह रहे। मैंने उनसे कई से मुलाकात की, मैंने पूछा कि आप शहर में क्या कर रहे हैं, क्या आपका काम खत्म हो गया है, तो गांव क्यों नहीं लौटते हैं आप? तो उनका कोई शहर में रहने का कारण नहीं है, बस वो 25-30 साल वहां सेवाओं में रहे हैं, और वहीं उनका 30 साल गुजर गए हैं, तो अब लौटने की तरफ नहीं सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को, हम सब लोगों को इस तरफ एक रिवर्स माइग्रेशन अपने गांव की तरफ करना चाहिए। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, वो दे रही है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 15 सालों में हम सब गवाह हैं, प्रशासनिक सेवाओं में मनोज जी रहे हैं, उनके समय ये सारे परिवर्तन की हमने यात्रा देखी है। और तो ये एक रिवर्स माइग्रेशन का हमको एक मिसाल मध्य प्रदेश बने, और हमारे जो गांव बिल्कुल वीरान हो गए हैं, और उनकी वजह से शहरों का जीवन पूरा नारकीय हो गया है, कोई आकर्षण बचा नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमको इस तरफ एक विचार मैं दे रहा हूं, और सिर्फ विचार नहीं दे रहा हूं, मैंने खुद ने ये शुरुआत कर दी है, और इससे मैं समझता हूं कि उन गांवों को हम रौनकदार बना पाएंगे जो पीछे छूट गए हैं, जो कस्बों का पीछा कर रहे हैं, कस्बे छोटे शहरों का पीछा कर रहे हैं, छोटे शहर महानगर की तरफ पूरा देख रहे हैं। तो ये जो वन वे ट्रैफिक पूरा बन गया है, और इसने हमारे
मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का चित्र जो बिगाड़ रखा है और जिसकी वजह से सरकारों के सामने, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां उनको पेश आ रही हैं सामने, ये काफी हद तक कम हो सकती है अगर हम एक ऐसा वातावरण बना पाए कि हम गांव की तरफ जाएं। पढ़े लिखे लोग अगर वहां लौटेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे बदलाव वहां आ सकते हैं और इस दिशा में सोचा जाना चाहिए। ये हमारे आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है। हम एक संतुलन तब विकास का बना पाएंगे कि शहर जो बिल्कुल हैवी वेट हो गए हैं वो अपने बोझ तले ही दबे जा रहे हैं और गांव जो है वहां काम के लोग नहीं मिलते हैं ढंग के, वहां लेबर नहीं मिलती है खेती में काम करने के लिए। मैं पिछले 3 साल से जब इस अनुभव में गया हूं तो मैं एक अलग तरह के गांव के दर्शन वहां कर रहा हूं। अब एक सरकार अच्छी विकास उन्मुखी सरकार क्या कर सकती है, वो अच्छी सुविधाएं दे सकती है, वो बुनियादी ढांचा एक मजबूत कर सकती है। तो पिछले 50 साल की जो कमियां थी उस तरफ पिछले 15-16 सालों में ध्यान दिया गया है और उस तरफ काफी अच्छे काम हुए हैं। एक दूसरा जो पर्यटन की तरफ मनोज जी ने भी बहुत विस्तार से बात की है और आदरणीय शर्मा जी ने भी बहुत रेखांकित किया है उस विषय को। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ टूरिज्म की, पर्यटन की और ऐतिहासिक स्थानों पर तो इतनी अपार संभावनाएं हैं। मैं खुद अभी एक ऐसे कस्बे से जुड़ा हूँ, उदयपुर नाम का विदिशा जिले में, जो एक अच्छा हेरिटेज टाउन है, 1000 साल पुराना अपने पूरे डिजाइन में बचा रह गया एक अच्छा कस्बा है, जहां मनोज जी जब संस्कृति विभाग में थे तो उन्होंने एक उत्सव वहां शुरू कराया था जिसने वहां की आबो हवा बदली, लेकिन वो ज्यादा चला नहीं, वो बंद हो गया। अभी हम वहां एक टीम के साथ, एक हेरिटेज टीम के साथ में उस कस्बे में भी काम कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि हम सब लोग जो एक लंबा अनुभव अलग अलग क्षेत्रों में लेकर निकले हैं, थोड़ा थोड़ा अपने एक रिवर्स गियर में थोड़ा सा आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छी बहस में और विचार विमर्श में मुझे बुलाने के लिए और आज के दिन की आप सबको अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। और मुझे लगता है कि जो आपने अपनी बात यहाँ प्रस्तुत की है उसमें बिल्कुल सही बात है। ये विकास जो है वो शीर्षासन की स्थिति में दिखता है, इसको अपने पैर पे खड़े होने की जरूरत है और ये जो पैर हैं वो जमीन से जुड़े होना चाहिए, यानी गांव के साथ जुड़े होना चाहिए। किसी प्रकार का आपका भावनात्मक जो लब्बो लुभाव था वो आपने अपने वक्तव्य में प्रस्तुत किया था। फिर आपने ये भी कहा कि हम मजबूरी में आप शहर में आए थे और फिर वापस जो है आप अपनी परंपरा या अपने गांव या कस्बे से जुड़ने की ओर शुरुआत आपने कर दी है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को, जो लोग शहर में बस जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, यदि वो आपसे प्रेरित होके या स्वयं प्रेरणा से भी यदि वो वापस गांव की तरफ जाते हैं तो अपने अनुभवों का लाभ भी दे सकते हैं और गांव की स्थितियों को सुधार सकते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी जो विकासोन्मुखी सरकार है, जैसा आपने कहा कि वो क्या कर सकती है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, लेकिन और आपने पर्यटन, ऐतिहासिक जो पुरातत्व महत्व के जो स्थान हैं, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिसका उल्लेख किया था, आपने उसका समर्थन किया और ये कहा कि अपार संभावनाएं हैं। आपने इजराइल का उदाहरण देते हुए डैनियल कुरियन का और कीबूथ की जो उनकी आर्थिक व्यवस्था है उसका उल्लेख करते हुए आपने बताया कि हमारे यहाँ भी ऐसी ही प्रवृत्तियां भी जन्म लेती हैं तो चीजें ठीक हो सकती हैं। फिर इंदौर के बारे में कहा कि एक समय वो नर्क जैसा हो गया था, खान नदी, सरस्वती नदी विलोपित होकर नाले में बदल गई थी। अभी पिछले 5-8-10 साल में इंदौर ने कुछ इस दिशा में सुधार किया है और वो एक स्वच्छ शहर के रूप में जो है अपनी एक विशिष्ट पहचान को बना पाया है। बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि विजय मनोहर तिवारी जी मौलिक तरीके से सोचने के अभ्यासी हैं। कभी ऐसा अवसर होगा तो और विस्तार से हम लोग उनको सुनना चाहेंगे। मैं माननीय कुलपति महोदय से इजाजत चाहता हूं कि हमारे इस वेबिनार में कुछ लोग ऐसे भी हों जो इसमें कुछ प्रश्न करना चाहते हैं
तो उनको भी हम लोग अवसर देना चाहेंगे। शायद मुझे लग रहा है उनसे कनेक्शन टूट गया है। यदि वो ये मैसेज में दे दें तो भी अच्छा है। क्वेश्चन जी जी, यदि बोल कर नहीं दे पा रहे हो। डी अग्रवाल साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? 1-2 मिनट। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको माइक। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज जी, बोलिए। मैंने कल माननीय मनोज श्रीवास्तव साहब को हिंदी साहित्य सभा में सुना, आज फिर सुना। विजय मनोहर तिवारी साहब को सुना। इस सुनने में, समझने में मैं आप सभी वक्ताओं का समर्थन करता हूं। आपने कहा, माननीय श्रीवास्तव साहब ने कहा था कल और आज वही बात कही कि मध्य प्रदेश से पहले कई राज्यों का गठन हुआ और उसके बाद जो हिस्सा बचा वो मध्य प्रदेश का हिस्सा बना, वो मध्य प्रदेश वो देश का हृदय स्थल बना। तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में आज हम 66 वर्ष बाद 66वां जो स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, पूरे प्रदेश में ऐसे आयोजन अपने आप में हो रहे हैं। सबका एक ही मंतव्य है कि अभी प्रदेश में विकास बहुत हुआ है, विकास की बहुत संभावनाएं हैं। अगर हम सब मिलके सब विकास के रास्ते पर चलें, निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशों से अपने आप में एक प्रदेश होगा। हम देख रहे हैं कि आज BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट में माननीय बहन आशा जी शुक्ला मैडम ने एक बहुत शानदार वेबिनार रखा और निश्चित रूप से उनका मन इस प्रदेश के विकास के लिए, महू के विकास के लिए, इंदौर के विकास के लिए, जैसा कल मैंने जाना कि आप माननीय मनोज श्रीवास्तव साहब इंदौर के दामाद हैं, ये अच्छी बात है। इंदौर से एक विशेष लगाव है, ये अच्छी बात है। इंदौर के आप कलेक्टर है, ये अच्छी बात है। और इंदौर के अंदर कई आपने ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए जो स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने जैसे हैं। निश्चित रूप से हम इस प्रदेश के विकास के लिए आज संकल्प लेते हैं कि हम इसके विकास में सब मिलकर जो है भागीदारी, अपने कर्तव्य, अपनी शक्ति का योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम समाप्ति से पूर्व मैं चाहूंगा कि राजेंद्र शर्मा जी अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ और सभी वक्ताओं का आत्मीय सम्मान करता हूँ। और ये प्रदेश निश्चित रूप से देश का एक विकसित प्रदेश जो है कहलाएगा। और जैसा तिवारी साहब ने कहा कि हम लोगों ने जो गांव खाली कर दिए हैं, वो गांव फिर से बसना चाहिए। चलें धरा की ओर, हम अपने गांव में भी ऐसा विकास करें जैसा शहर में हुआ है। तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है कि अगला जो है स्थापना दिवस हम और अच्छा जो है आयोजित करेंगे, मनाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत धन्यवाद डी अग्रवाल साहब। मैं चाहूंगा कि 1-2 कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है हमारे सभी वक्ता यदि आप प्रस्तुत करते हैं तो और भी जो हमने आज संवाद किया है उसमें कुछ और निखार आ सकता है। मैं सबसे पहले राजेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आप एक दो बातें जरूर कंक्लूडिंग रिमार्क्स के रूप में प्रस्तुत करें। माननीय राजेंद्र शर्मा जी। मध्य प्रदेश को लेकर एक अच्छा विमर्श आज संपन्न हुआ है और इसमें सोच भी है
दृष्टि भी है और आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो भी प्रकट होती है। मनोज जी ने अपने अग्रवाल जी में आप अपना माइक बंद कर जी। थैंक यू जी। मौलिक ढंग से विचार प्रस्तुत किए हैं और मुझे लगता है कि उनके विचारों का शासन को उनके विचारों पर शासन विचार करे और वो कैसे कार्यान्वित किए जा सकते हैं इसके प्रयत्न। विजय मनोहर जी ने चले गांव की ओर का संकेत करके एक अच्छा आह्वान किया है और वास्तव में हमारी जो ग्रामीण जो ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं या नगर पंचायतें हैं, उनको अगर इसी दृष्टि से अपने नगर विकास करने के लिए प्रेरित किया जाए कि वे अपने नगर को ऐसे बनाएं कि शहर के लोग यहाँ आकर के बस सकें, तो यह एक नई ग्रामीण क्रांति हमारे प्रदेश में आ सकती है। और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर इस प्रकार का विचार हमें इस आयोजन को भी सार्थकता प्रदान करेगा। ठीक है जी पाटिल, मेरी बात पूरी हुई? मनोज श्रीवास्तव साहब, यदि आप कुछ और एक दो बातें जोड़ना चाहते हैं। ये जो शर्मा ने जो राम वनगमन पथ की बात कही थी, तो मुझे लगता है कि ये पहचानने की चीज है कि कैसे चित्रकूट से अमरकंटक तक राम वनगमन पथ का जो है निर्माण ऐसे किया जाए कि वो उस अंचल की इकोनॉमिक रिकवरी का साधन बन जाए। यानी वो आधुनिकता अनप्रोडक्टिव है जिसमें आप राम को या कृष्ण को काल्पनिक काव्यात्मक पात्र कहने का एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर करते थे। मैंने सिंगापुर में गया था तो वहां पर देखा कि एक लेजर शो है जो सिंगापुर के तट पर होता है, जिसमें एक स्थानीय किंवदंती को ग्लिटरिंग लाइट्स की मदद से उन्होंने टूरिस्ट अट्रैक्शन में बदल दिया है। और मैं मध्य प्रदेश में ऐसी बिखरी हुई बहुत सी फेबल्स, बहुत सी कथाओं का कोई उपयोग नहीं देखता। यानी हम जमदग्नि और परशुराम के, ऋषि जाबाली और गालव मुनि के, कपिल और मार्कंडेय के, नारद और पतंजलि के प्रदेश हैं। और इसके यानी हमारे यहाँ न केवल ये पौराणिक चीजें बल्कि आला उदल से लेकर लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रानी झलकारी बाई, तत्या टोपे, उनकी ऐतिहासिक सच्चाइयों की मौजूदगी है। तो क्या हम उसका कोई ऐसा एस्थेटिक और कंज्यूमरिस्ट पैकेज नहीं तैयार कर पाएंगे जो उतनी ही एक्सपीरियंशियल हाइपर रियलिटी जो है वो हमें देता हो? मध्य प्रदेश में मैंने देखा कि 230 से ज्यादा तो मध्यकालीन संत हैं। यहाँ थानदा में मलुकदास हैं, खंडवा में संत सिंगाजी हैं, बांधवगढ़ के सेन महाराज हैं, गुना के संत पीपा हैं, पन्ना के संत प्राणनाथ हैं। तो जब इतने सारे हमारे पास संत मौजूद हैं, तो क्या इनकी मौजूदगी को हम लोग जगह जगह तक चिन्हित करते हुए, या ऐसे बहुत सारे शहीद हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपनी जान दी है, उनके अभिलेखों आदि को और उनके जीवन के वृत्त को तैयार करते हुए एक जो है लीजर इंडस्ट्री ही नहीं तैयार करें, बल्कि एक लोकल लो कास्ट टूरिज्म जो है उसका विस्तार इसके जरिए करें। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ी कमी है। मैं अपनी विरासत को किसी जो है श्रद्धा की दृष्टि से नहीं बात कर रहा, मैं तो सिर्फ इस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि क्या उसके उपयोग से हम लोग रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं, क्या नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तैयार कर सकते हैं, ये देखने का है। और मुझे लगता है कि जैसा ब्रिटेन ने ये करके दिखाया या दुनिया के दूसरे देशों ने करके दिखाया कि अपने हेरिटेज को उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में तब्दील किया, उसी तरह से मध्य प्रदेश में तो करने के लिए इतना सब है। तो ये काम जो है यदि हम कर सकें तो बहुत उपयोगी होगा। आज मैं देखता हूँ कि अपने धर्म का ही कितना कमर्शियल उपयोग किया जाता है। अमेरिका में इसका उदाहरण है, वहां जो 1.2 ट्रिलियन डॉलर की वार्षिक सोशियो इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो उनके धर्म से जुड़ती है।
यानी दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से ज्यादा जो है वो लोग धर्म से आय पैदा करते हैं। एप्पल, अमेजन, गूगल आदि जो दुनिया की 10 सबसे बड़ी टेक कंपनियों की से ज्यादा आय जो है उनके पास है। और हम इधर अपने यहाँ मध्य देश में देखते हैं, प्रदेश में देखते हैं कि मंदिरों की भूमि, वक्फ की भूमि लुट रही है। चर्चों की आज यूनाइटेड स्टेट्स में 20 से 25% स्वामित्व है और हमारे यहाँ ये स्थिति है। तो हम एक बहुत सारी हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं जिसका हम स्क्वेंडरिंग कर रहे हैं, तो उस पर भी कहीं हमें जो है ध्यान देना चाहिए। इन भूमियों के सुनियोजित प्रशासन से ही नहीं, इनके उपयोग से भी। यदि ये भूमि जो कि आज मध्य प्रदेश में मंदिरों के पास है, यदि ये अंसुल और रहेजा के पास होती तो ये मध्य प्रदेश में जो है सारे मंदिरों का भव्यीकरण भी कर देते और उसी के साथ साथ जो है उनको बहुत सी एक्टिविटीज का केंद्र भी बना देते। तो इन भूमियों को इनर्ट रखकर या इनको निष्क्रिय रखकर इन पर जो है हम लोग जिस तरह से अतिक्रमण होने देना अलाउ कर रहे हैं, वो एक चिंताजनक स्थिति है। वहाँ एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जिसका दोहन हमें करना चाहिए। नहीं कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये जो इनपुट मिले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं माननीय कुलपति महोदया से अनुरोध करता हूँ। विजय भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? कुछ? माइक बंद है आपका, माइक बंद है। माइक नहीं, पर्याप्त है। मनोज जी ने और आदरणीय राजेंद्र जी ने जो बात कही है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से हम अपनी विरासत का अपने आर्थिक हित में दोहन कर सकते हैं। उसकी कितनी व्यापक संभावनाएं हैं, अनंत है। उस तरफ जरूर जाना चाहिए। एक और चीज में, चूंकि मैंने गांव की बात की, कि हम सब इस बात पर सहमत होंगे कि गांव में ये जो पंचायती राज का जो जब आया ये त्रिस्तरीय पंचायती राज, आप जानते होंगे कि हमारे गांव एक अलग बिल्कुल कलह से भरे हुए हैं। पूरा सामाजिक ताना बाना गांव का काफी छिन्न भिन्न हो चुका है। ये चुनावी प्रपंच की राजनीति ने और ये फंड्स वगैरह इसकी ने पूरा जो आपस का जो मेल जोल और एक प्रेम भाव जो गांव में होता था, जिसके बारे में हमने खूब पढ़ा है किताबों में, कहानियों में, और अपने दादी दादा नाना नानी से जो चीजें सुनी है, जिस तरह के गांव, अब आप जरा उन गांव में कभी, हम सबके संबंध हैं, हमारी जड़ें हैं, तो वो पूरा छिन्न भिन्न है। मतलब इतना ज्यादा कर्कश और इतना कलहपूर्ण वातावरण है आपस में कि इसका क्या हम कर सकते हैं, इस तरफ जरूर सोचना चाहिए। शायद हम जैसे, आप जैसे लोग अगर एक रिकनेक्ट वहां करते हैं स्थायी तौर पर, तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें वहां एक ठीक होने की दिशा में जाएंगी। बाकी जो मनोज जी ने जो बात महत्वपूर्ण कही है, मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं कि आर्थिक हितों की दिशा में हमें अपनी पूरी विरासत का, जो इतनी हजारों साल पुरानी है, उसका मैं समझता हूं हमने अभी 10% भी दोहन नहीं किया है। जो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय वैश्विक परिदृश्य में जो बताया, तो ये बिल्कुल सच है। और हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम बिल्कुल नए सिरे से उसको परिभाषित कर सकते हैं। भरपूर पोटेंशियल है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना अध्यक्षीय टिप्पणी जो है। अब अध्यक्षीय टिप्पणी जैसा कोई विषय शेष है नहीं इतने वर्षों की। इन्हीं सारी चीजों को हम लोगों को थोड़ा विस्तार से और आगे पहुंचाना चाहिए और इन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। सही बात यह है कि अपनी विरासतों को आगे बढ़ाना, उनका आर्थिक और पर्यटन और संस्कृति की दृष्टि से विकास, जेंडर संवेदनशीलता की दृष्टि से विकास, क्राइम अगेंस्ट फ्री माहौल को पैदा करना और शिक्षा का विकास, ये सारे वो रास्ते हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना है। नमस्कार। बहुत बहुत सभी को प्रणाम करते हुए मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की एक बार पुनः शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, आदरणीय राम भुवन सिंह जी कुशवाहा जी, आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी, विजय मनोहर तिवारी जी, हमारे जो अधिष्ठाता डॉक्टर DK वर्मा जी और अन्य जो अधिष्ठाता हैं जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मनीषा वर्मा जी, रजिस्ट्रार हमारे वर्मा जी,
और यहाँ जो आईटी टीम ने जो ये सहयोग करके इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया, विभिन्न जो श्रोता हमारे साथ जुड़े, उन सभी का मैं हृदय के साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि कार्यक्रम समाप्ति की इजाजत प्रदान करें। सबको नमस्कार। बहुत अच्छा लगा मिलकर, सुनकर। सभी को धन्यवाद जी, नमस्कार, धन्यवाद। सभी को नमस्कार, प्रणाम। जी, मैं अभी इसको ऑफ कर रहा हूँ मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमको सभी का मार्गदर्शन फिर आगे भी मिलता रहेगा।